लकी ने कुमारी को फिरोज की लात से बचा लिया था। उसके बाद भी जब फिर से फिरोज ने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की तो लकी ने उसके ऊपर और उस लड़की के ऊपर ब्लेड से वार कर दिया और दोनों वहां से भाग निकले। उसके कुछ दिनों बाद लकी और कुमारी ने अपना ठेला नाहरगढ़ के पास लगा लिया। वहां पर मेला लगने वाला था और वहां पर फिरोज और उसका दोस्त और शिरीन उसकी बहन भी आ गई। वो लकी के ट्रक की तरफ कुछ खाने का खरीदने के लिए बढ़ रहे थे, लेकिन लकी उसे एक बार पहचान नहीं पाया कि वो कौन थे। अरे तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? लोग इधर उधर चटनी मांग रहे हैं। कुमारी ने लकी को अपनी तरफ से याद दिलाते हुए कहा। लकी ने फिर से अपना ध्यान ट्रक की तरफ लगाया और फिर उस कस्टमर को चटनी देने लगा। लगभग 2 घंटे सफर के बाद शिरीन और उसकी बहन बुरी तरह से थक गए थे। वो पहाड़ पर चढ़ने के बीच में कोने पर लगे एक पत्थर पर बैठ गए और आराम करने लगे। फिरोज ने अपना डब्बा खोल दिया और उसमें से उन दोनों के लिए बिरयानी लेकर आ गया। अरे नहीं, ये नहीं खाना चाहती मैं। शिरीन ने थोड़े से चावल लिए थे, लेकिन उसका चावल खाने का जरा भी मन नहीं कर रहा था। फिर उसने उस डब्बे को अपने पास रखा और फिर फिरोज की तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम मेरे लिए एक चीज बर्गर बनवा कर ले आ सकते हो? मैं बर्गर खाना पसंद करूंगी। अरे ठीक है, अभी ले आता हूं, तुम बस यही इंतजार करो। फिरोज तुरंत उसकी बात मान गया। उसे शिरीन और उसकी बहन के परिवार वालों ने उन दोनों की सुरक्षा के लिए हायर किया था और इसलिए उसे उन दोनों के सारे काम करने थे। अब जब उन दोनों में से किसी ने कहा कि फिर से, तो वो मना कैसे कर सकता था। उसने अपने साथ दूसरे बॉडीगार्ड अरबाज से कहा, तुम इन दोनों का जरा ध्यान रखना, मैं शिरीन मैडम के लिए बर्गर लेने जा रहा हूँ। वापस ना आ जाऊं तब तक तुम यहां से जाना मत। मैडम, क्या आप भी खाना चाहोगी बर्गर? फिरोज ने शिरीन की बड़ी बहन से पूछा। नहीं, मेरा हो जाएगा बिरयानी से, उस हरी ड्रेस वाली लड़की ने फिरोज से कहा। इसके बाद फिरोज जहां पर प्रोग्राम होने वाला था उसके दरवाजे के पास आ गया। वहां से प्रोग्राम थोड़ी ही दूरी पर था। अंदर एक बड़ा सा स्टेज बना था जहां पर ये सारे प्रोग्राम्स होने वाले थे। वहां पर बहुत सारे टूरिस्ट घूम रहे थे और इतने लोगों का ध्यान रखने के लिए वहां पर सिक्योरिटी लगाई गई थी। फिरोज ने देखा कि वहां पर सिक्योरिटी का एक ड्यूटी रूम था और उसमें एक आदमी जिसने वर्दी पहनी हुई थी वो बाहर निकल कर आ रहा था। फिर जैसे ही फिरोज ने उस आदमी को ध्यान से देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। धीरज सिंह? फिरोज ने उसके पास आते हुए कहा। अरे फिरोज, तू यहां क्या कर रहा है भाई? धीरज ने तुरंत फिरोज को देखा और उसे पहचान गया। फिरोज और धीरज सिंह एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते थे। उनकी उम्र में अब काफी अंतर आ गया था। जब वो दोनों जवान थे तो जुआ खेलने के बहाने एक दूसरे से मिलते थे। फिर वो किसी तरह के टेलीकॉम फ्रॉड में भी पकड़े गए। दोनों एक साथ अय्याशी करते, लड़ते थे और चोरी चकारी भी साथ में किया करते। दोनों ही एक दूसरे की नजर में पक्के बदमाश थे। बाद में उन्हें समझ आ गया कि वो ये सब गलत काम करके ज्यादा दिन तो काट नहीं सकते थे, इसलिए थोड़े दिन बाद ही दोनों ने पहलवानी के लिए अखाड़ा ज्वाइन कर लिया। इसके बाद जब अखाड़े में पहलवानी पूरी हो गई तो दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि वो लोग इस तरह भी कभी मिल सकते थे। उसमें से एक बॉडीगार्ड बन चुका था और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड। क्या बात है यार धीरज, तेरा तो काम काफी अच्छा चल पड़ा यार। इस सिक्योरिटी सेक्शन का चीफ बन गया रे तू, बहुत बड़ी बात है। मेरा तो हाल ही खराब है भाई, बॉडीगार्ड का बॉडीगार्ड ही रह गया। फिरोज ने धीरज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन धीरज को पता नहीं था कि वो बहुत बड़े परिवार के बच्चों का बॉडीगार्ड बनकर बैठा हुआ था। और जिस तरह फिरोज ने कपड़े पहने थे उसे देखकर तो यही लग रहा था कि वो किसी बड़े परिवार का ही बॉडीगार्ड था। धीरज भी उसे इस तरह से देखकर ये बात अच्छी तरह समझ गया था। भाई सुन, तूने जिस तरह के कपड़े पहने हैं ना, उससे तो लग रहा है कि तू किसी बड़े परिवार का बॉडीगार्ड बनकर घूम रहा है। मेरी जगह आ जा, मैं तेरी जगह ले लेता हूँ, धीरज ने कहा। धीरज जानता था कि अगर फिरोज किसी बड़े परिवार का बॉडीगार्ड था तो इसका मतलब था कि वो आराम से 40 से 50 हजार रुपए महीने के कमा रहा था और उसकी तनख्वाह सिर्फ 25 हजार रुपए के आसपास थी। जैसे ही फिरोज ने धीरज की बात सुनी तो उसे जोर से हंसी आ गई। तुम यहाँ लेने के लिए आए क्या हो? अरे यार, मैं यहाँ शिरीन मैडम के लिए बर्गर लेने आया हूँ, फिरोज ने कहा। अच्छा चलो, मैं भी उधर ही जा रहा था, साथ में चलते हैं, गप लड़ाते लड़ाते। मैं यहाँ से गश्ती की गाड़ी ले लेता हूँ ताकि तुम्हें पैदल न चलना पड़े, धीरज ने कहा। असल में वो इनके ऊपर इतना एहसान इसलिए भी कर रहा था ताकि वो फिरोज से ये पूछ सके कि क्या वो भी उस परिवार के लिए काम कर सकता था जिस परिवार के लिए वो खुद काम कर रहा था। धीरज ने अपने से नीचे वाले एक आदमी को इशारा किया और उससे गाड़ी मंगवा ली। फिर वो दोनों ही गाड़ी लेकर वहां से निकल गए।
गाड़ी में बैठते ही उसने फिरोज से उस परिवार के बारे में जानकारियां निकलवानी शुरू कर दी। भले ही फिरोज को उसके ऐसे गोल गोल सवाल समझ में आ रहे थे, फिर भी वो उसके सामने भोला बन जाने का नाटक कर रहा था। वो जानता था कि धीरज उससे क्या चाहता था, फिर भी वो उसे वो देने के लिए तैयार नहीं था जो वो चाह रहा था। चल यार, अब मुझे मैडम के लिए ना बर्गर खरीदना है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूं। जैसे ही गाड़ी चौराहे पर आई तो उसने नीचे उतरते हुए कहा। इसके बाद फिरोज गाड़ी में से नीचे उतरा और ट्रक के पास जाने लगा। इधर लकी और कुमारी ट्रक के ऊपर खाना बनाने में लगे हुए थे। वहां पर इस वक्त थोड़ी सी भीड़ कम हो गई और ट्रक के आसपास सिर्फ 3 से 4 लोग ही नजर आ रहे थे। फिरोज ने जैसे ही कुमारी और लकी को उस ट्रक के ऊपर देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। वो अंदर से बुरी तरह से डर चुका था। उसके हाथ पैर कांपने लगे। ऐसा नहीं था कि जब वो यहाँ आया था तब उससे इस ट्रक पर उसकी नजर नहीं गई थी, तब भी उसने इसे और इसके साथ के सारे ट्रक्स देखे थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये ट्रक लकी और कुमारी का था। अब उसे कुछ दिन पहले जो घटना हुई थी वो याद आने लगी। लकी ने उसके बाल में ब्लेड चला दी थी। जैसे ही फिरोज को यह दृश्य याद आया तो वो फिर से धीरज की गाड़ी की तरफ रवाना होने लगा। अरे क्या हुआ भाई, आधे रास्ते से वापस क्यों आ रहा है? धीरज ने उसे देखते हुए पूछा। अरे कोई बात नहीं भाई, वो तो बस ऐसे ही। वैसे तुम यहाँ की सिक्योरिटी के चीफ हो ना? हाँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े काम नहीं संभाल सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं यहाँ के सारे मसलों को देख रहा हूँ। जिंदगी में ना काफी अच्छी चल रही है मेरी, आराम से घूम लेता हूँ, काफी खुला महसूस करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ना ब्रिटिश टूरिस्ट का मोबाइल फोन मेरी टीम के किसी के हाथ लग गया। मैंने उससे वो फोन लिया और उस औरत को लौटा दिया। मुझे ज्यादा इंग्लिश तो नहीं आती, लेकिन मैंने सिर्फ उससे हेलो कहा था। आखिर में हम दोनों के बीच में ना जाने क्या बात हुई, लेकिन काफी बात लंबी हुई। मेरा कहा वो फोन से ट्रांसलेट करती और उसका काम है फोन से समझ लेता। बस उसके बाद क्या था, वो अपनी दीवानी हो गई और अपन उसके दीवाने, और बस। धीरज ने फिरोज की तरफ देखा और आंख मारते हुए कहा। फिरोज भी जानता था कि वो जो बोल रहा था सब झूठ था, फिर भी वो उसकी बातें सुन रहा था क्योंकि उसे अभी धीरज सिंह से कुछ काम निकलवाना था। इसलिए वो उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। फिर उसने अपनी उंगली लकी की ट्रक की तरफ दिखाई और बोला, अच्छा तुम अभी मुझसे उस परिवार के लिए बॉडीगार्ड का काम करने के बारे में पूछ रहे थे ना? देखो, तुम्हारे लिए ना उसका रास्ता खोल सकता हूँ, लेकिन उससे पहले ना तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। उन दोनों लोगों के साथ कुछ करो और कि वो जिंदगी भर याद रखें। अगर तुम उन्हें किसी तरह से सबक सिखा पाते हो ना, तो मैं अपने मालिक से तुम्हारे लिए बात करूंगा, और अगर ऐसा कोई मौका मिला ना जिसमें तुम फिट हो सकते हो तो मैं जरूर फिट करवाऊंगा। चलो ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। धीरज सिंह ने उसके मुंह से ये बात सुनकर काफी अच्छा महसूस करने लगा। वो भी अपनी जिंदगी में फिरोज की तरह ज्यादा पैसा कमाना चाहता था, इसलिए उसने लकी की तरफ देखा और फिर उसकी नजर कुमारी की तरफ घूम गई। उन दोनों को देखते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी अकड़ दिखाई देने लगी। वैसे तुम एक बात बता दूं, मैं यहाँ पर किसी बादशाह से कम नहीं हूँ, और मेरे लिए ये सब काम करना ना बहुत बड़ी बात नहीं है। आराम से इस काम को निपटा दूंगा, और अगर तुझे देखने में मजा ना आए ना तो बदल देना मेरा नाम, उसने कहा और फिर ट्रक की तरफ जाने लगा। हेलो, जरा मेरे लिए एक सैंडविच बनाना। जैसे ही कुमारी आराम करने के बारे में सोच रही थी और वो स्टूल के ऊपर बैठने ही वाली थी, इतने में एक और कस्टमर उसके ट्रक पर आ गया। जब कुमारी ने देखा कि यहाँ का कोई गार्ड था वो, तो फिर वो अपनी जगह खड़ी हो गई और सैंडविच के लिए ब्रेड निकालने लगी। थोड़ी देर बाद उसने उस आदमी के लिए सैंडविच बना दिया। उस गार्ड ने उसे पैसे दिए और बदले में कुमारी ने उसे सैंडविच दिया और वो वहां से निकल गया। लकी, मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूँ यार, जरा मेरे कंधे दबा दो ना। कुमारी एक कुर्सी पर बैठी और फिर लकी को आवाज देते हुए बोली, जी दादी अम्मा, दबा देता हूँ। लकी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वो जितना ज्यादा कुमारी को जानता था उतना ज्यादा उसे समझ में आ रहा था कि वो कितनी बड़ी बदतमीज किस्म की लड़की थी। जब कभी वो थोड़ा थका महसूस करती, लकी को अपना कंधा दबाने के लिए बुला लेती, जबकि उसे मालूम था कि लकी खुद भी दिन भर उसकी ही मदद करने में लगा था। वो जानती थी कि लकी के भी शरीर को चैन नहीं मिल पाता था, मगर फिर भी वो इस तरह उससे कंधे दबाने का काम करती। जैसे ही लकी उसके कंधे दबाने के लिए आगे बढ़ने वाला था कि इतने में वो सिक्योरिटी गार्ड वहां पर आया और उसने कुमारी के सामने हाथ फैलाते हुए गुस्से में बोला, अरे क्या डाला मेरे सैंडविच में तुमने? देखो, मक्खी निकल रही है इसमें से, ऐसे कैसे सैंडविच बनाती हो तुम? लकी और कुमारी उसकी बात सुनकर चौंक गए। वो मक्खी अभी भी उस गार्ड के हाथ में हिल रही थी। ये सब क्या बकवास कर रहे हो? मैंने अपने हाथ से तुम्हारा सैंडविच बनाया है और तब इसमें कोई मक्खी नहीं थी जब मैंने तुम्हें दिया। बेकार में झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? कुमारी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। अरे हद कर रही हो, एक तो तुम्हारी सैंडविच से मक्खी निकल रहा है और ऊपर से तुम
मेरे पे इल्जाम लगा रही हूँ कि मेरी वजह से निकला है, मैं यहाँ लेकर आया उसे। गार्ड ने कुमारी और लकी को सुनाते हुए कहा और फिर जोर से शोर मचाने लगा। उसकी आवाज सुनते ही ढेर सारे टूरिस्ट उसके पास आ गए। अब आगे क्या होने वाला था? क्या कुमारी और लकी उस गार्ड से बच पाते या फिर वो अपनी चाल में कामयाब हो जाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टामिलियनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शिरीन के घर से तो वैसे चावल आए थे, लेकिन वो चावल नहीं खाना चाहती थी, इसलिए उसने फिरोज को बोलकर अपने लिए बर्गर मंगवा लिया था। फिरोज जब बर्गर लेने के लिए जा रहा था तो उसे उसकी जवानी का एक दोस्त धीरब सिंह मिल गया। धीरब वहां पर काम करना चाहता था जहां पर अभी फिरोज काम कर रहा था। इधर फिरोज ने जैसे ही देखा कि ट्रक पर लकी और कुमारी खड़े थे तो उसने काम दिलवाने के बहाने धीरब को आगे कर दिया। इधर एक गार्ड ने अपने लिए एक सैंडविच बनवाया, लेकिन उसके बाद उसने कुमारी से ये शिकायत की कि उसमें मक्खी थी। उसने आसपास खड़े लोगों को शोर मचा मचा कर इकट्ठा कर लिया। सब लोग उसके पास आ गए और लकी कुमारी को घूरते हुए देख रहे थे। अगर सफाई का ध्यान नहीं रख सकते ना तो मत बनाया करो सैंडविच, बंद कर दो अपना काम। हाँ, अगर इसे खाकर कोई बीमार हो गया तो क्या इसकी जिम्मेदारी तुम अपने सिर पर लोगे? सब लोगों ने उन दोनों के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए, लेकिन ना तो लकी और ना ही कुमारी ने उनमें से किसी का जवाब दिया। जब वहां पर हंगामा हो रहा था तो धीरब सिंह वहां पर पहुंच गया। उसकी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी गंभीर था। उस छोटे से गार्ड की बात सुनकर धीरब सिंह ने लकी की तरफ देखा और कहा, देखो, तुमने जो सैंडविच बनाया है वो अच्छे नहीं है। अब हमको तुम्हारे पूरे ट्रक की और उसमें रखे सामान की ना तलाशी लेनी पड़ेगी कि तुम्हारे पास जो खाने पीने का सामान है वो सही है या नहीं है। इसलिए तुम दोनों अभी के अभी बाहर आ जाओ और ट्रक की चाबी हमें दो। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? जैसे ही कुमारी ने उसके मुंह से ये सुना कि उसका ट्रक वो लेना चाह रहा था तो उससे गुस्सा आ गया। वो उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालने ही वाली थी, लेकिन इतने में लकी ने उसे बीच में रोक दिया। तुम यहाँ के चीफ सिक्योरिटी गार्ड हो ना? देखो, बात ऐसी है ना कि हम ये नहीं कह सकते कि हम लोगों ने इस आदमी के सैंडविच में जानबूझकर मक्खी डाली है। ये कहां से आई इस बारे में खुद हमें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए तुम्हें इस तरह से हमारे ऊपर ना इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। ना ही तुम हमारा ट्रक ले जा सकते हो, ना ही तुम्हारे पास ऐसा कुछ करने का अधिकार है। लकी ने उसकी छाती पर लगी हुई नेम प्लेट देखी और फिर धीरब सिंह से बोला। उसकी बात उसे काफी अजीब लग रही थी। मुझे मत सिखाओ कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं, समझे? तुमने बड़ी प्रॉब्लम खड़ी की है और ये मेरा अधिकार है कि तुम्हारी चेकिंग करूं। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं कि तुम अपने ट्रक से बाहर आ जाओ। मेरे साथ बहसबाजी करोगे ना, ज्यादा मुसीबत में पड़ जाओगे, समझे? धीरब ने धमकी देते हुए कहा। वैसे खुद धीरब भी एक सीधा साधा आदमी था और उसे कानून की कोई जानकारी नहीं थी। वो तो ये सब बात सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वो फिरोज को इम्प्रेस कर सके और उससे अपने लिए बड़े परिवार में नौकरी ले सके। इसलिए वो कुमारी और लकी के काम में खोट निकालने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने मन में सोच रखा था कि जैसे ही उसे ट्रक की चाबी मिल जाएगी तो वो उसमें खूब बेतरतीबी चेकिंग करेगा और सारा सामान उथल पुथल कर देगा और चाहेगा कि वो जितनी ज्यादा देर तक हो सके उतनी ज्यादा देर तक उन्हें ट्रक वापस करे। इसके अलावा भी अगर वो और लकी कुछ नाटक करते तो उनके ट्रक में तोड़फोड़ करने के लिए भी वो राजी था। वैसे भी वो लोग छोटे थे और उनका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। इधर लकी और कुमारी ने उसकी ये बात सुनी तो काफी अजीब लगा उसे। वो किसी भी हाल में ट्रक उसके हवाले नहीं करना चाहते थे। देखो, मैं तुम्हारा ना सारा खेल समझ रही हूँ। तुम जबरदस्ती हमारी गाड़ी पकड़ना चाहते हो ताकि हमारा धंधा रुक जाए और तुम्हारे सेटिंग वाले का धंधा ठीक से चले। हाँ, कुमारी ने कहा और फिर वो लकी को पीछे करके आगे आ गई और धीरब की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, मुझे लगता है ना कि इस गार्ड को ना तुमने यहाँ भेजा है ताकि तुम हमारे साथ ना हमें नीचा दिखा सको और सारा खेल खेल सको। तुम अभी भी दोगलापन कर रहे हो और इस बात का मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर भी इच्छा नहीं हो रही। हाँ, कोई ट्रक की चाबी वाबी नहीं मिलेगी तुम्हें, चुपचाप वहां से जाओ। अरे ओ, समझती क्या तू अपने आप को? हाँ, है कौन तू और किस अधिकार का तू बात करी हो? तू मुझे ये सुना रही? जैसे ही धीरब ने कुमारी के मुंह से ये बात सुनी तो उसका दिमाग भी और खराब हो गया और उसे उसके ऊपर गुस्सा आने लगा। उसने भी कुमारी को पलटकर उसकी ही भाषा में जवाब दिया। फिर वो पीछे की तरफ घूमा और अपने साथ जो 6 गार्ड्स लेकर आया था उन्हें देखते हुए बोला, तुम यहाँ खड़े खड़े हमारी बात क्या सुन रहे हो? ट्रक की चाबी लो और बाहर निकालो इन दोनों को। जैसे ही धीरब ने यह कहा, सारे गार्ड्स उस ट्रक की तरफ बढ़ने लगे। उनमें से एक ने दरवाजा खोला और सीधा लकी और कुमारी को पकड़ने के लिए अंदर दाखिल हो गया।
लकी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा था, और ना ही वो समझ पा रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। बाहर निकल। जैसे ही वो गार्ड अंदर दाखिल होने लगे तो कुमारी को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ गया और उसने लात मारकर उस गार्ड को बाहर निकाल दिया। उसने इतनी जोर से उसे लात मारी कि वो सीधा नीचे गिरा। साली! इतने में एक गार्ड को गुस्सा आया और उसने कुमारी के बाल पकड़ लिए। बाल पकड़ने के बाद वो उसे घसीटता हुआ बाहर ले जाने लगा। कुमारी की पीठ खींची चली जा रही थी और वो पीछे की तरफ जा रही थी। वो जोर जोर से चिल्लाई जा रही थी, लेकिन तब तक वो गार्ड उसे अपने साथ खींचकर बाहर ले आया। मुझे लात मारती है? हमारी वजह से तू यहाँ खड़ी और हमें लात मारेगी? है उस गार्ड को जैसे कुमारी ने लात मारी, खड़े होकर फिर से कुमारी के पैर पर लात मारने के लिए उसने अपना पैर उठा दिया। लेकिन इससे पहले कि वो उसे लात मारता, अचानक से उसकी नाक पर जोरदार वार हुआ, और इससे पहले कि वो अपनी नाक बचा पाता, इतने में फिर से उसके पेट में एक जोरदार लात पड़ी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त उसका पेट फट सकता था। लकी ने अब की बार उस गार्ड को लात मारी जिसने कुमारी को पकड़ा हुआ था। वो गार्ड भी बुरी तरह से चिल्ला उठा और उसने कुमारी का पैर छोड़ दिया। लकी ने फिर से कुमारी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ पीछे खींच कर ले आया। सिक्योरिटी रूम में जाओ और सामान लेकर आओ। जैसे ही धीरज सिंह ने अपने गार्ड्स को इस तरह मार खाते हुए देखा, उसका खून खौल उठा। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा और वहां खड़े लोग लोहे की डंडे और ढाल लेकर आ गए। उन लोगों के साथ में कुछ एक गार्ड्स भी जुड़ गए। लकी इनमें से किसी के साथ लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अच्छी तरह से यह बात मालूम थी कि अगर उसने ऐसा किया तो हालत उसकी और कुमारी की ही खराब होने वाली थी। इसलिए वो जल्द से जल्द इस चीज को खत्म कर देना चाहता था। अगर वो यहाँ अपनी फैमिली की पावर का इस्तेमाल कर पाता तो उसके लिए ये काम चुटकी बजाते खत्म हो जाता, लेकिन वो उसके बस का नहीं था। इस काम में उसका परिवार साथ देने वाला नहीं था। तुम ये सब डंडे हटा लो, हम भी पीछे हट जाएंगे। लकी ने कुमारी को अपने पीछे की तरफ खींचते हुए कहा। इससे पहले कि वो लोग ट्रक में घुसे, वो अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस को बुला लेना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही धीरज सिंह ने अपनी साथियों को इशारा किया कि वो लकी को डंडे पर बाहर निकाले, और इस तरह से लकी और कुमारी को 4 गार्ड्स ने घेर लिया जिनके पास डंडे और ढाल थे। 4 लोग उनके आसपास खड़े हो गए और 2 लोग ने उन्हें आगे और पीछे से घेर लिया। कुमारी के कभी इतने पास कोई आदमी आकर खड़ा नहीं हुआ था। एक पल के लिए वो सिर्फ लकी को देखे जा रही थी जो कि उसके पास खड़ा था। वो लकी की बॉडी का तापमान भी महसूस कर रही थी। उसकी आंखों के सामने लकी की चौड़ी सी पीठ थी। जब वो थोड़ा सा ऊपर देख रहा था तो उसकी आंखों के सामने लकी के काले बाल भी नजर आ रहे थे। इस वजह से वो थोड़ा सा शर्मा रही थी और उसे इस तरह से पास रहना काफी अच्छा लग रहा था। क्या बात है, अभी तो तुम दोनों बहुत उछल रहे थे ना, अब क्या हुआ? कुछ नहीं करोगे क्या? धीरज ने अपने चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान लाते हुए कहा और फिर उसके आसपास खड़े टूरिस्ट को देखते हुए बोला, देख रहे हो ना आप सब, इन दोनों मक्कार दुकानदारों को ये लोग अपने सैंडविच में मक्खियां डालकर बेचते हैं। मक्खियां। और फिर जब कोई इन्हें बताने आए ना कि इनकी सैंडविच में मक्खी है तो ये लोग उनकी बात मानते नहीं। अभी आप लोगों की आंखों के सामने ही इन लोगों ने हमारे गार्ड्स को मारा है। कितना मारा है आप सब लोग देख सकते हो। अगर आप लोगों को ये दोनों कहीं से भी कुछ खाने को बेचते हुए नजर आए ना, कुछ मत खरीदना, बदमाश है दोनों के दोनों। हाँ, देखो तो सही उस लड़की को, शक्ल कितनी बेकार है। देखिए, इसकी शक्ल देखकर ही लगता है कि इसने मक्खियां डाली होगी। हाँ, भले इसके साथ वो लड़का तो ठीक नजर आ रहा है, लेकिन इसके कपड़े तो देखो, फटीचर दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि इसके पास किसी ढंग की लड़की से शादी करने के लिए पैसे नहीं होंगे, इसलिए इसने इस लड़की को पसंद कर लिया होगा। मुझे तो ये दोनों के दोनों ही बदमाश नजर आ रहे हैं। हमें इन्हें जल्द से जल्द ना पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। वो लोग जो यहाँ घूमने के लिए आए थे, उन्हें इस मसले के पीछे पूरी कहानी का कोई अंदाजा नहीं था। वो सिर्फ धीरज की बात सुनकर उनकी बातों पर विश्वास कर रहे थे। मुझे तो लगता है ना कि इन दोनों का इलाज बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ठीक इसी वक्त दूर से एक आदमी आया और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा। जब कुमारी ने देखा कि ये कोई और नहीं फिरोज था, जिसका कि इलाज इन दोनों ने अभी थोड़े दिन पहले किया था। जैसे ही उन्होंने फिरोज को देखा तो उन्हें ये सारा खेल समझ आ गया। एक तो तुम किसी को सैंडविच में मक्खी खिला रहे हो, ऊपर से तुम ये कह रहे हो कि तुमने नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि इस समाज में तुमसे ज्यादा और कोई बेशर्म होगा। जैसे ही फिरोज ने कहा कि लकी और कुमारी को धीरज ने काबू में किया हुआ था, तो फिरोज आराम से टहलते हुए उनके पास आया और उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, अब समझ आ रहा है कि तुम इस आदमी के साथ मिलकर हमारे साथ बदला लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा है ना कि पिछली बार जो तुम्हारे साथ हुआ उसे तुम भूल गए हो। शायद पिछली बार तुम्हें मैंने कम मारा था और इस बार तुम्हें और मजा चखाने की जरूरत है। लकी ने फिरोज की तरफ देखते हुए कहा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए।
कितने बेशर्म आदमी हो यार तुम। फिरोज तब लकी के पास आया और उसने लकी के गाल पर 2 तमाचे जड़ दिए। लकी डंडों की वजह से डरा था और इसलिए वो हिल नहीं पा रहा था। फिरोज के दिल को यह देखने के बाद काफी खुशी महसूस हो रही थी। इधर धीरज ने जैसे ही देखा कि फिरोज को लकी को मारकर काफी अच्छा लग रहा था, तो वो भी काफी अच्छा महसूस करने लगा। अब उसे लग रहा था कि वो फिरोज के साथ काम कर सकता था। तुम दोनों इनकी गाड़ी जब्त कर लो और बाकी तुम 4 इनके पीछे के दरवाजे से इन्हें बाहर निकाल दो, धीरज ने कहा। और उसकी बात सुनने के बाद सब लोगों ने वो करना शुरू कर दिया जो उन्हें करने के लिए कहा गया था। लेकिन ठीक उससे पहले पीछे से किसी की आवाज आई, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, और इतने सारे लोग कैसे जमा हो गए यहाँ पर? कौन था वो इंसान जिसकी आवाज थी? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इस सवाल के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शिरीन के घर से तो वैसे चावल आए थे, लेकिन वो चावल नहीं खाना चाहती थी, इसलिए उसने फिरोज को बोलकर अपने लिए बर्गर मंगवा लिया था। फिरोज जब बर्गर लेने के लिए जा रहा था तो उसे उसकी जवानी का एक दोस्त धीरज सिंह मिल गया। धीरज वहां पर काम करना चाहता था जहां पर अभी फिरोज काम कर रहा था। इधर फिरोज ने जैसे ही देखा कि ट्रक पर लकी और कुमारी खड़े थे तो उसने काम दिलवाने के बहाने धीरज को आगे कर दिया। इधर एक गार्ड ने अपने लिए एक सैंडविच बनवाया, लेकिन उसके बाद उसने कुमारी से ये शिकायत की कि उसमें मक्खी थी। उसने आसपास खड़े लोगों को शोर मचा मचा कर इकट्ठा कर लिया। सब लोग उसके पास आ गए और लकी कुमारी को घूरते हुए देख रहे थे। अगर सफाई का ध्यान नहीं रख सकते ना तो मत बनाया करो सैंडविच, बंद कर दो अपना काम। हाँ, अगर इसे खाकर कोई बीमार हो गया तो क्या इसकी जिम्मेदारी तुम अपने सिर पर लोगे? सब लोगों ने उन दोनों के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए, लेकिन ना तो लकी और ना ही कुमारी ने उनमें से किसी का जवाब दिया। जब वहां पर हंगामा हो रहा था तो धीरज सिंह वहां पर पहुंच गया। उसकी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी गंभीर था। उस छोटे से गार्ड की बात सुनकर धीरज सिंह ने लकी की तरफ देखा और कहा, देखो तुमने जो सैंडविच बनाया है वो अच्छे नहीं है। अब हमको तुम्हारे पूरे ट्रक की और उसमें रखे सामान की ना तलाशी लेनी पड़ेगी कि तुम्हारे पास जो खाने पीने का सामान है वो सही है या नहीं है। इसलिए तुम दोनों अभी के अभी बाहर आ जाओ और ट्रक की चाबी हमें दो। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? जैसे ही कुमारी ने उसके मुंह से ये सुना कि उसका ट्रक वो लेना चाह रहा था तो उससे गुस्सा आ गया। वो उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालने ही वाली थी, लेकिन इतने में लकी ने उसे बीच में रोक दिया। तुम यहाँ के चीफ सिक्योरिटी गार्ड हो ना? देखो बात ऐसी है ना कि हम ये नहीं कह सकते कि हम लोगों ने इस आदमी के सैंडविच में जानबूझकर मक्खी डाली है। ये कहां से आई इस बारे में खुद हमें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए तुम्हें इस तरह से हमारे ऊपर ना इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। ना ही तुम हमारा ट्रक ले जा सकते हो, ना ही तुम्हारे पास ऐसा कुछ करने का अधिकार है। लकी ने उसकी छाती पर लगी हुई नेम प्लेट देखी और फिर धीरज सिंह से बोला। उसकी बात उसे काफी अजीब लग रही थी। मुझे मत सिखाओ कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं, समझे? तुमने बड़ी प्रॉब्लम खड़ी की है और ये मेरा अधिकार है कि तुम्हारी चेकिंग करूं। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं कि तुम अपने ट्रक से बाहर आ जाओ। मेरे साथ बहसबाजी करोगे ना, ज्यादा मुसीबत में पड़ जाओगे, समझे? धीरज ने धमकी देते हुए कहा। वैसे खुद धीरज भी एक सीधा साधा आदमी था और उसे कानून की कोई जानकारी नहीं थी। वो तो ये सब बात सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वो फिरोज को इम्प्रेस कर सके और उससे अपने लिए बड़े परिवार में नौकरी ले सके। इसलिए वो कुमारी और लकी के काम में खोट निकालने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने मन में सोच रखा था कि जैसे ही उसे ट्रक की चाबी मिल जाएगी तो वो उसमें खूब बेतरतीबी चेकिंग करेगा और सारा सामान उथल पुथल कर देगा और चाहेगा कि वो जितनी ज्यादा देर तक हो सके उतनी ज्यादा देर तक उन्हें ट्रक वापस करे। इसके अलावा भी अगर वो और लकी कुछ नाटक करते तो उनके ट्रक में तोड़ फोड़ करने के लिए भी वो राजी था। वैसे भी वो लोग छोटे थे और उनका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। इधर लकी और कुमारी ने उसकी ये बात सुनी तो काफी अजीब लगा उसे। वो किसी भी हाल में ट्रक उसके हवाले नहीं करना चाहते थे। देखो मैं तुम्हारा ना सारा खेल समझ रही हूँ। तुम जबरदस्ती हमारी गाड़ी पकड़ना चाहते हो ताकि हमारा धंधा रुक जाए और तुम्हारे सेटिंग वाले का धंधा ठीक से चले। हाँ, कुमारी ने कहा और फिर वो लकी को पीछे करके आगे आ गई और धीरज की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, मुझे लगता है ना कि इस गार्ड को ना तुमने यहाँ भेजा है ताकि तुम हमारे साथ ना हमें नीचा दिखा सको और सारा खेल खेल सको। तुम अभी भी दोगलापन कर रहे हो और इस बात का मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर भी इच्छा नहीं हो रही। हाँ, कोई ट्रक की चाबी वाबी नहीं मिलेगी तुम्हें, चुपचाप वहां से जाओ। अरे ओ, समझती क्या तू अपने आप को? है कौन तू और किस अधिकार का तू बात करी हो? तू मुझे ये सुना रही?
जैसे ही धीरज ने कुमारी के मुंह से ये बात सुनी तो उसका दिमाग भी और खराब हो गया और उसे उसके ऊपर गुस्सा आने लगा। उसने भी कुमारी को पलटकर उसकी ही भाषा में जवाब दिया। फिर वो पीछे की तरफ घूमा और अपने साथ जो 6 गार्ड्स लेकर आया था उन्हें देखते हुए बोला, तुम यहाँ खड़े खड़े हमारी बात क्या सुन रहे हो? ट्रक की चाबी लो और बाहर निकालो इन दोनों को। जैसे ही धीरज ने यह कहा, सारे गार्ड्स उस ट्रक की तरफ बढ़ने लगे। उनमें से एक ने दरवाजा खोला और सीधा लकी और कुमारी को पकड़ने के लिए अंदर दाखिल हो गया। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा था और ना ही वो समझ पा रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। बाहर निकल। जैसे ही वो गार्ड अंदर दाखिल होने लगे तो कुमारी को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ गया और उसने लात मारकर उस गार्ड को बाहर निकाल दिया। उसने इतनी जोर से उसे लात मारी कि वो सीधा नीचे गिरा। साली! इतने में एक गार्ड को गुस्सा आया और उसने कुमारी के बाल पकड़ लिए। बाल पकड़ने के बाद वो उसे घसीटता हुआ बाहर ले जाने लगा। कुमारी की पीठ खींची चली जा रही थी और वो पीछे की तरफ जा रही थी। वो जोर जोर से चिल्लाई जा रही थी, लेकिन तब तक वो गार्ड उसे अपने साथ खींचकर बाहर ले आया। मुझे लात मारती है? हमारी वजह से तू यहाँ खड़ी और हमें लात मारेगी? हाँ? उस गार्ड को जैसे कुमारी ने लात मारी, खड़े होकर फिर से कुमारी के पैर पर लात मारने के लिए उसने अपना पैर उठा दिया। लेकिन इससे पहले कि वो उसे लात मारता, अचानक से उसकी नाक पर जोरदार वार हुआ और इससे पहले कि वो अपनी नाक बचा पाता, इतने में फिर से उसके पेट में एक जोरदार लात पड़ी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त उसका पेट फट सकता था। लकी ने अब की बार उस गार्ड को लात मारी जिसने कुमारी को पकड़ा हुआ था। वो गार्ड भी बुरी तरह से चिल्ला उठा और उसने कुमारी का पैर छोड़ दिया। लकी ने फिर से कुमारी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ पीछे खींच कर ले आया। सिक्योरिटी रूम में जाओ और सामान लेकर आओ। जैसे ही धीरज सिंह ने अपने गार्ड्स को इस तरह मार खाते हुए देखा, उसका खून खौल उठा। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा और वहां खड़े लोग लोहे की डंडे और ढाल लेकर आ गए। उन लोगों के साथ में कुछ एक गार्ड्स भी जुड़ गए। लेकिन में से किसी के साथ लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अच्छी तरह से यह बात मालूम थी कि अगर उसने ऐसा किया तो हालत उसकी और कुमारी की ही खराब होने वाली थी। इसलिए वो जल्द से जल्द इस चीज को खत्म कर देना चाहता था। अगर वो यहाँ अपनी फैमिली की पावर का इस्तेमाल कर पाता तो उसके लिए ये काम चुटकी बजाते खत्म हो जाता, लेकिन वो उसके बस का नहीं था। इस काम में उसका परिवार साथ देने वाला नहीं था। तुम ये सब डंडे हटा लो, हम भी पीछे हट जाएंगे। लकी ने कुमारी को अपने पीछे की तरफ खींचते हुए कहा। इससे पहले कि वो लोग ट्रक में घुसे, वो अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस को बुला लेना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही धीरज सिंह ने अपनी साथियों को इशारा किया कि वो लकी को डंडे पर बाहर निकाले और इस तरह से लकी और कुमारी को 4 गार्ड्स ने घेर लिया जिनके पास डंडे और ढाल थे। 4 लोग उनके आसपास खड़े हो गए और 2 लोग ने उन्हें आगे और पीछे से घेर लिया। कुमारी के कभी इतने पास कोई आदमी आकर खड़ा नहीं हुआ था। एक पल के लिए वो सिर्फ लकी को देखे जा रही थी जो कि उसके पास खड़ा था। वो लकी की बॉडी का तापमान भी महसूस कर रही थी। उसकी आंखों के सामने लकी की चौड़ी सी पीठ थी। जब वो थोड़ा सा ऊपर देख रहा था तो उसकी आंखों के सामने लकी के काले बाल भी नजर आ रहे थे। इस वजह से वो थोड़ा सा शर्मा रही थी और उसे इस तरह से पास रहना काफी अच्छा लग रहा था। क्या बात है, अभी तो तुम दोनों बहुत उछल रहे थे ना, अब क्या हुआ? कुछ नहीं करोगे क्या? धीरज ने अपने चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान लाते हुए कहा और फिर उसके आसपास खड़े टूरिस्ट को देखते हुए बोला, देख रहे हो ना आप सब इन दोनों मक्कार दुकानदारों को? ये लोग अपने सैंडविच में मक्खियां डालकर बेचते हैं, मक्खियां। और फिर जब कोई इन्हें बताने आए ना कि इनकी सैंडविच में मक्खी है तो ये लोग उनकी बात मानते नहीं। अभी आप लोगों की आंखों के सामने ही इन लोगों ने हमारे गार्ड्स को मारा है। कितना मारा है आप सब लोग देख सकते हो। अगर आप लोगों को ये दोनों कहीं से भी कुछ खाने को बेचते हुए नजर आए ना, कुछ मत खरीदना, बदमाश है दोनों के दोनों। हाँ देखो तो सही उस लड़की को, शक्ल कितनी बेकार है। इसकी शक्ल देखकर ही लगता है कि इसने मक्खियां डाली होगी। हाँ भले इसके साथ वो लड़का तो ठीक नजर आ रहा है, लेकिन इसके कपड़े तो देखो, फटीचर दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि इसके पास किसी ढंग की लड़की से शादी करने के लिए पैसे नहीं होंगे, इसलिए इसने इस लड़की को पसंद कर लिया होगा। मुझे तो ये दोनों के दोनों ही बदमाश नजर आ रहे हैं। हमें इन्हें जल्द से जल्द पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। वो लोग जो यहाँ घूमने के लिए आए थे, उन्हें इस मसले के पीछे पूरी कहानी का कोई अंदाजा नहीं था। वो सिर्फ धीरज की बात सुनकर उनकी बातों पर विश्वास कर रहे थे। मुझे तो लगता है ना कि इन दोनों का इलाज बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ठीक इसी वक्त दूर से एक आदमी आया और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा। जब कुमारी ने देखा कि ये कोई और नहीं फिरोज था, जिसका कि इलाज इन दोनों ने अभी थोड़े दिन पहले किया था। जैसे ही उन्होंने फिरोज को देखा तो उन्हें ये सारा खेल समझ आ गया। एक तो तुम किसी को सैंडविच में मक्खी खिला रहे हो, ऊपर से तुम ये कह रहे हो कि तुमने नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि इस समाज में तुमसे ज्यादा और कोई बेशर्म होगा।
जैसे ही फिरोज ने कहा कि लकी और कुमारी को धीरज ने काबू में किया हुआ था, तो फिरोज आराम से टहलते हुए उनके पास आया और उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, अब समझ आ रहा है कि तुम इस आदमी के साथ मिलकर हमारे साथ बदला लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा है ना कि पिछली बार जो तुम्हारे साथ हुआ उसे तुम भूल गए हो। शायद पिछली बार तुम्हें मैंने कम मारा था और इस बार तुम्हें और मजा चखाने की जरूरत है। लकी ने फिरोज की तरफ देखते हुए कहा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। कितने बेशर्म आदमी हो यार तुम। फिरोज तब लकी के पास आया और उसने लकी के गाल पर 2 तमाचे जड़ दिए। लकी डंडों की वजह से डरा था और इसलिए वो हिल नहीं पा रहा था। फिरोज के दिल को यह देखने के बाद काफी खुशी महसूस हो रही थी। इधर धीरज ने जैसे ही देखा कि फिरोज को लकी को मारकर काफी अच्छा लग रहा था, तो वो भी काफी अच्छा महसूस करने लगा। अब उसे लग रहा था कि वो फिरोज के साथ काम कर सकता था। तुम दोनों इनकी गाड़ी जब्त कर लो और बाकी तुम 4 इनके पीछे के दरवाजे से इन्हें बाहर निकाल दो, धीरज ने कहा। और उसकी बात सुनने के बाद सब लोगों ने वो करना शुरू कर दिया जो उन्हें करने के लिए कहा गया था। लेकिन ठीक उससे पहले पीछे से किसी की आवाज आई। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, और इतने सारे लोग कैसे जमा हो गए यहाँ पर? कौन था वो इंसान जिसकी आवाज थी? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इस सवाल के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी और कुमारी से जब वो गार्ड बहस कर रहा था कि इतने में वहां पर धीरज भी आ गया और बवाल खड़ा हो गया। उसने ट्रक की जांच के लिए अपने गार्ड्स को अंदर भेजने का आदेश दे दिया, लेकिन उससे पहले ही लकी और कुमारी ने उन्हें पीट कर पीछे कर दिया। इधर जैसे ही धीरज ने ये देखा तो उसे डंडे मंगवा लिए और सब डंडों के दम पर उसे घेर कर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद फिरोज वहां पर आया और उसने भी लकी को थप्पड़ मार दिया। इधर धीरज उनके ट्रक के ऊपर कब्जा करने ही वाला था कि इतने में उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई थी। क्या हो रहा है यहाँ पे, और इतने लोग क्यों जमा हो रहे हैं यहाँ पे? जैसे ही फिरोज ने ये आवाज सुनी तो वो बुरी तरह से घबरा गया। वो जानता था कि आवाज किसी और की नहीं बल्कि शिरीन की थी। वो ये भी जानता था कि शिरीन दयालु किस्म की लड़की थी और वो किसी को भी आराम से माफ कर सकती थी। अगर उसे पता चला कि जिसकी वजह से कुछ लोग फंसे हुए हैं वहां पर फिरोज भी खड़ा है, तो वो उसे माफ कर देती और छोड़ देती। जब फिरोज ये सब सोच ही रहा था तब शिरीन वहां पर अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही लकी ने उसे देखा तो वो चौंक गया। एक पल के लिए तो वो उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन फिर उसे समझ आ गया कि वो शिरीन ही थी जिसे उसने उस दिन बिल्डिंग में रोहित से बचाया था। उसने देखा कि उसका चेहरा बर्फ सा सफेद और आंखें पानी जैसी साफ थी। उसके नाजुक से शरीर पर उसका वन पीस काफी सुंदर लग रहा था। उसे ये भी याद आ गया कि जिस दिन शिरीन जा रही थी उस दिन उसने उसे चूमा भी था, और लकी को जैसे ही याद आया उसके बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? शिरीन ने फिरोज की तरफ देखा और पूछा। मैडम, यहाँ पर ना ये लोग सैंडविच बना रहे हैं ना, वो अच्छा नहीं है। अब कुछ लोगों के अंदर सैंडविच के अंदर मक्खियां निकली हैं। जब वो लोग इनसे ये बात करने लगे, शिकायत कर रहे हैं, तो वो उन्हीं के साथ मारपीट कर रहे हैं। अब सिक्योरिटी चीफ है यहाँ के, ये भी इनकी भी बात नहीं सुन रहे हैं। फिरोज ने सारी बात शिरीन को समझाते हुए कहा, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि डंडों से जिस आदमी को काबू किया गया वो लकी था, तो उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। अब फिरोज की बात बिल्कुल भी उसे सुनाई नहीं दे रही थी और वो बस लकी की दिशा में आगे बढ़ रही थी। तुम यहाँ कैसे? शिरीन को अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। लकी भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया, लेकिन उसे उतनी ही शर्म आ रही थी। मैडम को अंदर जाने दो, अगर वो बात करना चाह रही है तो उन्हें बात करने दो। जैसे ही धीरज ने देखा कि शिरीन अंदर जा रही थी तो उसे इम्प्रेस करने के लिए उसने लकी को घेर कर खड़े गार्ड्स को दूर हो जाने के लिए कह दिया। वो आज के आज ही शिरीन के घर में उसके लिए काम करने को आतुर हो गया था और ऐसे में उसे इम्प्रेस करने का कोई भी मौका वो अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता था। उसकी बात सुनकर तुरंत सारे गार्ड्स दूर हो गए और शिरीन लकी के पास आ गई। क्या बात है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक से शिरीन ने लकी की आंखों में देखते हुए कहा। उसे देखते ही उसे काफी खुशी होने लगी। उसकी आंखों में लकी को देखकर जो चमक आई वो उसे बचने की कोशिश में लगी हुई थी।
वो बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों को लकी से दूर कर पा रही थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखें लकी पर ही टिक जा रही थी। उसकी आंखें बुरी तरह से कांप रही थी। इधर लकी का भी यही हाल था। वो भी शिरीन की आंखों को देख रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा था। अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए आया हूं, लकी ने एक पल के लिए सोचा और फिर जवाब देते हुए कहा। फिर आखिर में उसे लगा कि उसे सच बोल देना चाहिए था, इसलिए उसने सच बोल दिया। उसे लग रहा था कि उसे देखकर शिरीन के मन में थोड़े बहुत कुछ भाव हो सकते थे, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से भाव अपने उफान पर आता, उसे वो खत्म कर देना चाहता था। गर्लफ्रेंड? शिरीन ने अपनी नजरों को ऊपर किया और फिर लकी की नजरों में देखने लगी। इधर कुमारी भी फिर से उसकी ये बात सुनकर अजीब महसूस करने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे लकी जिसे ढूंढ रहा था वो शिरीन ही थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वो लड़की नहीं थी जिसे लकी ढूंढ रहा था और जो उसके दिल में है, तो उसे एक तरह की शांति आ गई। उसने लकी को देखा और फिर उसकी कमर में चिकोटी काट ली। जैसे ही कुमारी ने उसे चिकोटी काटी, इतने में लकी ने उसे घूरते हुए देखा, लेकिन वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे उन दोनों के बीच में कुछ हुआ ना हो। लेकिन लकी देख पा रहा था कि इसके होठों पर अभी भी एक छुपी हुई मुस्कान नजर आ रही थी। ये लोग कह रहे हैं तुम्हारे सैंडविच में मक्खियां निकली हैं। जैसे ही शिरीन ने यह सवाल किया तो पीछे से कुमारी बाहर आई और तपाक से बोली, बकवास है, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मैं खुद अपने हाथों से सैंडविच बनाती हूँ और उसमें जानबूझकर मक्खी क्यों डालूंगी? मुझे अपना धंधा थोड़ी बंद करवाना है। अरे ये बात ऐसी है ना कि अभी थोड़े दिन पहले हमारी इस आदमी से लड़ाई हो गई थी और हमने इसे खूब कूटा था, इसलिए आज ये आदमी ना इस सब के साथ मिलकर हमसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। नहीं मैडम, नहीं मैडम, मैं अभी यहाँ पर आया था, मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं है इनके बारे में, झूठ बोल रही है, फिरोज ने कहा और फिर धीरज की तरफ घूमते हुए देखने लगा। वो उसे आंखों ही आंखों में देखकर अपना मुंह बंद रखने के लिए कह रहा था। मैडम, हमारे गार्ड ने अभी यहाँ एक सैंडविच खरीदा था। इसी बीच धीरज ने मौका पाते हुए कहा। वो जानता था कि अब वो लकी को इन सब में उलझा नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो उसे इस घर में नौकरी नहीं मिलने वाली थी और इस मारे उसका सारा रचा हुआ खेल गड़बड़ हो जाता। वो शिरीन और लकी के बीच के रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहा था और जिस तरह का रिश्ता उन दोनों के बीच नजर आ रहा था, उसे देखकर लग रहा था कि उसके पास जो नौकरी अभी थी वो भी जा सकती थी। तुम तो मुंह खोलो ही मत, मुंह खोलते ही बकवास करते हो। कुमारी ने धीरज को देखा और देखते ही उसे फटकार दिया। अब जब शिरीन यहां आ चुकी थी तो धीरज की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस तरह से कुमारी से बात कर सके जैसे वो पहले कर रहा था। जरा तमीज से बात करो, ठीक है? जयपुर एक सभ्य लोगों का शहर है और तुम्हें जरा भी बात करने की तमीज नहीं है, धीरज ने भी कहा और फिर उसके पास खड़े हुए लोगों को देखने लगा। अभी जब हमारे गार्ड्स कह रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे सैंडविच में मक्खियां खाई है, तो तुम कह रही हो कि ये झूठ है, जबकि यहां पर खड़े इन सभी लोगों ने देखा कि गार्ड के हाथ में मक्खी थी। हाँ देखा है, मैंने भी देखा है, वो बहुत ही बुरा था। बकवास, सब लोग कोरी बकवास कर रहे हैं, कहां है मक्खी, दिखाओ जरा, कुमारी ने फिर से चिल्लाते हुए कहा। अच्छा, इतनी बार तो तुम्हें दिखा चुका हूं, तुम्हारी आंखें खराब है, अगर है तो ये लो, ये देख लो, ये मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई है। उस गार्ड ने जिसने सैंडविच खरीदा था, उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई मक्खी सब लोगों के सामने दिखाते हुए कहा। सब लोगों ने देखा कि मक्खी अभी भी उसके हाथ में ही थी। देखा, सब लोग देखो, इस आदमी के हाथ में जो मक्खी है ना, वो अभी भी जिंदा है। अब आप सब सोचो कि अगर मैंने इसे सैंडविच में डाला होता तो क्या ये जिंदा रह पाती, बच पाती क्या ये मक्खी? बात करते हैं, कुमारी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। हाँ, ये सही कह रही है, अगर इसमें सैंडविच में मक्खी डाली होती तो अभी तक तो वो मर चुकी होती। मुझे भी यही लगता है। हाँ, मुझे लगता है कि हमें इसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। हो सकता है कि जब ये सैंडविच पैक कर रही हो तब कहीं से मक्खी आकर उसमें बैठ गई हो या फिर बैठा दी गई हो। जब धीरज ने देखा कि उसके बिछाए हुए खेल में पासा कुमारी की तरफ पलटने लगा तो वो सकपका गया और उसने फिर से बात को अपनी दिशा में घुमाने के लिए कहा। फिर कुछ भी,
तुम्हें मालूम है ये ग्रिल सैंडविच है, इसके अंदर चीज पड़ता है, तुम्हें पता नहीं है कि अंदर से कितना गर्म होता है। लोग इसे ठंडा करके खाते हैं और तुम कह रहे हो कि इतने गर्म सैंडविच में जिंदा मक्खी डाल दूंगी। क्या बात कर रहा है? कुमारी ने फिर से अपनी तरफ से बात समझाने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ हाँ बात तो सही कह रही है, सैंडविच बनता है तो वो अंदर से तो गर्म ही होता है। मैं खुद ग्रिल सैंडविच के आने के 5-7 मिनट बाद ही खाता हूँ। क्यों भाई साहब? हाँ यार, और मक्खियां भी कोई इतनी बेवकूफ थोड़ी होती है जो इतनी गर्म चीज पर आकर बैठ जाएंगी। क्या बात करते हैं? अरे मुझे तो लगता है कि ये सिक्योरिटी वाले ना इन दोनों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सब लोगों की बातें बिल्कुल बदल चुकी थी और वो सब लोग गार्ड्स का विरोध करने लगे थे। तुम मुझे सच बताना, क्या तुमने सच में सैंडविच में मक्खी खाई थी? देखो मेरा नाम शिरीन है और मेरा जो बैकग्राउंड क्या है ना, तुम फिरोज से पूछ लेना। अब अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की ना, अंजाम बहुत बुरा होगा। जैसे ही बाकी लोगों ने ये सुना तो वो घबरा गए। जिस तरह से शिरीन ने कपड़े पहने थे और जैसी वो दिख रही थी, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि वो किसी बड़े घर की बेटी थी। इसलिए सब लोग अब उससे डर गए और उसे इज्जत भरी नजरों से देखने लगे। मैं अब वो सिक्योरिटी गार्ड भी शिरीन के मुंह से इस तरह की बात सुनकर घबरा गया था। उसका मुंह था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था और अब वो कांपने लगा। इधर धीरज और फिरोज जो कि उसके पीछे खड़े थे, वो खुद भी काफी नर्वस नजर आ रहे थे। उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाना चाहिए। नहीं, इस सब में मेरा कोई रोल नहीं है। मुझे तो धीरज सर ने कहा कि मैं सैंडविच लूं और उसमें एक मक्खी डाल दूं और फिर ये सब हो गया। आखिर में वो गार्ड बुरी तरह से डर गया था और उसके मुंह से सच बाहर आ गया। वो शिरीन को नाराज नहीं करना चाह रहा था। उसकी बात सुनते ही शिरीन की आंखें धीरज के ऊपर जा टिकी और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिल फिर से उसके मुंह से बाहर आ गया। नहीं शिरीन मैडम, ये मेरा आइडिया नहीं था। ये तो मुझे फिरोज ने करने को कहा था। उसने मुझे बोला कि ये सब। धीरज ने सच बोलते हुए कहा। ना तो वो शिरीन को और ना ही शिरीन के परिवार को नाराज करना चाहता था, इसलिए उसने अपने सिर का टोकरा उठाकर फिरोज के सिर पर डाल दिया। क्या? इधर फिरोज उसके मुंह से ये बात सुनकर और ज्यादा घबरा गया। वो तुरंत शिरीन के पास गया और माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा था। मैडम आप प्लीज मेरे ऊपर नाराज मत होना। नहीं शिरीन मैडम, इस आदमी की बातों का ना विश्वास मत करना। ये आदमी थोड़े दिन पहले मेरे यहाँ सैंडविच खाने आया और इसने मुझे पैसे तक नहीं दिए और बाद में हमसे मारपीट भी की। वो तो अच्छा हुआ कि लकी था मेरे साथ, वरना अभी तो हम हॉस्पिटल में होते। कुमारी ने अपनी तीखी जुबान से कहा। जैसे ही कुमारी ने उसके मुंह से ये बात सुनी तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल का दौरा पड़ गया हो। अब आगे क्या होने वाला था? क्या फिर से फिरोज फंस जाता? क्या उसकी नौकरी जाने वाली थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। के बाद में लकी और कुमारी को उसके आदमियों ने घेर लिया था, लेकिन ठीक उसी वक्त वहां पर शिरीन आ गई। जैसे ही उसने लकी को देखा तो वो उसके पास चली गई। इधर फिरोज और बाकी लोग इस बात को समझ चुके थे कि उसकी और लकी के बीच में किसी तरह का कोई रिश्ता था और उसके डर की वजह से ही सैंडविच में मक्खी कहां से आ गई थी, इस बात का भी खुलासा हो गया। जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ, इधर फिरोज की हालत खराब हो गई। शिरीन ने इधर फिरोज की तरफ देखा और उसे घूरते हुए बोली, फिरोज ये जो कह रहे हैं क्या वो सच है? उसका ये सवाल सुनते ही जैसे फिरोज का दिल किसी पहाड़ की चोटी पर लटक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या कहना चाहिए। वो हकलाते हुए बोला, मैडम ऐसा तो नहीं होता है ना कि किसी चीज के पीछे का कोई कारण ना हो। उस वक्त मैंने इसे पैसे इसलिए नहीं दिए क्योंकि मैं जल्दी में था, आपके यहाँ आना था और फिर उसके बदले इसने मेरे सैंडविच में साबुन मिला दिया था। नहीं, सफाई देने की जरूरत नहीं है। वापस मेरे पापा के पास जाओ और उनसे कहो कि वो तुम्हारे लिए कोई नई नौकरी ढूंढ दे। मेरे साथ रहने की तुम्हें जरूरत नहीं है। शिरीन ने बीच में ही फिरोज की बात को काटते हुए कहा, अरे मैडम नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में अपनी कसम खा के कहता हूं, आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होगी, पक्का। फिरोज ने कहा।
वो शिरीन की बात सुनकर अंदर तक इतना घबरा गया कि उसके पैर कांपने लगे। ना तो उसके पास में कोई डिप्लोमा था और ना ही कोई डिग्री, एक बॉडीगार्ड होने के अलावा और ऐसा कोई काम नहीं था जो कि वो कर सकता था। अगर वो शिरीन के पापा के पास जाकर उनसे ये कहता कि शिरीन ने उसे नौकरी से निकाल दिया था, तो फिर उसके पापा भी उसे नौकरी पर नहीं रखते। उसे नहीं लग रहा था कि अब वो इस परिवार के साथ आगे काम कर पाएगा। नहीं, तुम्हें कम से कम मुझसे तो माफी नहीं मांगनी चाहिए, ठीक है? शिरीन ने उसकी तरफ देखते हुए बोला। हाँ मैडम, मैं समझ गया। फिरोज लकी और कुमारी के पास आया और फिर उनके सामने झुककर उनसे माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर देना, आप दोनों प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं बहुत बेवकूफ हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने मुझे साबुन खिलाकर बहुत अच्छा किया। मुझसे जो गलती हो गई ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिरोज ने अपने आप को लकी और कुमारी के सामने गालियां देते हुए कहा और फिर आखिरी में बोला, देखिए ना, मैं आपको इतना सुना चुका हूं और सच में मैं बहुत बुरा आदमी हूं। आप दोनों को तो मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा होगा ना, वो प्लीज खत्म कर दीजिए। अगर नहीं हुआ हो तो। फिरोज आगे भी बोलने जाने वाला था, लेकिन इतने में उसने कुमारी के मुंह से सुना, क्या कहा तुमने? हमारा गुस्सा खत्म हो जाना चाहिए? इतनी जल्दी हमारा गुस्सा खत्म कैसे हो सकता है भला? तुमने लकी के गाल पर 2 थप्पड़ लगाए, ये तो सही टाइम पर मैडम आ गई, वरना तो तुम शायद मेरे ऊपर भी हाथ उठा देते। कुमारी ने कहा, अरे मैं तो कह रहा हूं ना कि मुझसे गलती हो गई। सच में मुझसे बहुत गलती हो गई है, बहुत बड़ी। आप दोनों कहें तो मैं अपने आप को चाटा मारने के लिए तैयार हूं, फिरोज ने कहा और फिर अपना गाल लकी की तरफ आगे कर दिया। लेकिन लकी को उसके साथ में मारपीट करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही वो उससे कुछ कहना चाहता था। अरे मारो ना। इधर कुमारी को फिरोज का गाल अपनी आंखों के सामने देखते ही खुजली होने लगी। नहीं, छोड़ो, कोई मतलब नहीं है। मैं इस आदमी से अब और कुछ नहीं लड़ना चाहता, बेकार का। लकी ने कहा, हाँ देखा, लकी भैया का दिल कितना बड़ा है। मैं तो आपका फैन हो गया भैया। फिरोज ने जैसे ही ये सुना कि लकी को उससे लड़ने में अब कोई दिलचस्पी नहीं है, तो वो खुशी से झूम उठा। अगर वो इतने सारे लोगों के सामने लकी से मार खाता तो उसके लिए ये बहुत बुरा होता। इसलिए उसने तुरंत अपना चेहरा पीछे खींच लिया। तुम इतने बड़े गवार हो कि इस आदमी से तुम्हें मार खानी ही चाहिए, जा। कुमारी ने लकी को फटकार लगाते हुए कहा और फिर फिरोज की कॉलर पकड़ते हुए बोली, ये तो भला आदमी है, समझा? इसलिए तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठा रहा, लेकिन मैं तुम्हें ना इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूं, समझे? उसने कहा और फिरोज के गाल पर 3-4 चांटे लगा दिए। फिरोज का गाल लाल हो गया और उसे अपने गाल पर जलन महसूस होने लगी। उसका मन तो यही कर रहा था कि वो भी पलटकर कुमारी के गाल पर 2-4 चांटे तो चिपका ही दे, लेकिन शिरीन के वहां पर होते हुए वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। वो सिर्फ यही कहकर रह गया, वाह मैडम, क्या मारा है, बहुत अच्छा। फिरोज ने कहा। वो कुमारी को देखे जा रहा था, लेकिन उसका चेहरा था कि उसके गले उतरने का नाम नहीं ले रहा था। फिर उसने लकी की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस जैसा फटीचर आदमी शिरीन का दोस्त कैसे हो सकता था। मैडम, अब तो मैंने मार खा ली, अब तो मुझे माफ कर दीजिए, फिरोज ने कहा। शिरीन उसे देखे जा रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। फिरोज को जब लगा कि वो उसे माफ नहीं करने वाली थी, तो उसने लकी की तरफ देखा और बोला, आप प्लीज मैडम से बात कीजिए ना, बोलिए ना उनको मुझे माफ कर दें। लेकिन लकी ने भी उससे अपनी नजर दूर कर ली। अब इससे पहले कि फिरोज कुमारी की तरफ मुड़कर अपनी सिफारिश लगाने के लिए कहता, शिरीन ने कहा, फिरोज, तुम्हारे पास न सिर्फ एक ही रास्ता है, जाओ मेरे पापा से जाकर मिलो। अब फिरोज के पास में सच में कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया। वो मुड़ा और वापस जाने लगा। अब जब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है तो क्या तुम मुझे बर्गर खिला सकते हो? हाँ? शिरीन ने लकी की आंखों में देखते हुए कहा और मुस्कुराने लगी। ठीक है, अभी बना कर लाती हूं, कुमारी ने तुरंत जवाब दिया। अगर शिरीन आज यहां नहीं होती तो शायद लकी और कुमारी का धंधा चौपट हो जाता। कुमारी को समझ आ गया कि लकी और शिरीन की पुरानी जान पहचान थी। उसने एक बार के लिए लकी को देखा और फिर बर्गर खाने के लिए अंदर चली गई। थैंक यू यार, अगर आज तुम नहीं होती ना जाने क्या हो जाता, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा तो मैं भी कह सकती हूँ कि अगर तुम नहीं होते तो ना जाने क्या हो जाता मेरे साथ। मुझे याद है तुमने किस तरह मुझे बचाया था उस दिन रोहित से, और उसके बाद मैं एक सेकंड के लिए भी तुम्हें भूली नहीं। आज हम यहाँ एक दूसरे से इस तरह मिल लेंगे, इस बात का अंदाजा भी नहीं था मुझे, लेकिन फिर से तुमसे मिलकर ना मुझे काफी अच्छा लगा। शिरीन ने अपने उस पुराने सपने को याद करते हुए कहा। लकी उसकी आंखों में देखे जा रहा था कि अब वो
अभी भी उससे बात करने के लिए शर्मा नहीं रही थी। उसके दिल में कुछ ऐसा था जो लकी के लिए था, लेकिन वो अपनी शर्म के मारे उसे जाहिर नहीं कर पा रही थी। मैडम, आपका बर्गर रेडी हो चुका है। ठीक इसी वक्त कुमारी वहां पर बर्गर लेकर आई और सीधा प्लेट को शिरीन की दिशा में बढ़ा दिया। इसे खाकर ना आप आराम से ऊपर मौज करने के लिए जा सकती हो और हम लोग यहां से फिर अपने काम में लग जाएंगे, कुमारी ने हंसते हुए कहा। शिरीन को उसकी बात पर हंसी आ गई। उसने उससे बर्गर लिया और लकी की तरफ देखने लगी। इतने में कुमारी ने लकी के कपड़े खींचे और उसे अपने साथ काम पर आने के लिए बोलने लगी। वो दोनों फिर से ट्रक की ओर बढ़ने लगे। शिरीन लकी को जाते हुए देख रही थी और ना जाने क्यों उसका दिल उदासी से भर आया। शिरीन, तुम बर्गर लेकर आई? ठीक इसी वक्त उसकी बहन, जिसने हरे रंग की ड्रेस पहनी थी, वो और उसके साथ का बॉयफ्रेंड शिरीन के पास आ गया। उन लोगों ने अपना खाना भी खत्म कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी शिरीन अभी तक उनके पास नहीं आई थी। जब शिरीन खुद वापस नहीं आई तो ये लोग ही शिरीन को लेने के लिए आ गए। जैसे ही शिरीन ने उस लड़की की आवाज सुनी तो वो पीछे घूम गई। इधर लकी ने जैसे ही वो आवाज सुनी तो वो दंग रह गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल जलने लगा। उसके दिल की धड़कन काफी तेज हो गई। वो तुरंत उस आवाज की दिशा में पलट चुका था। अरे लकी, क्या देख रहे हो? मानती हूँ कि शिरीन मैडम काफी सुंदर है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उल्लुओं की तरह उन्हें आगे फाड़ कर देखते रहो। ये कितनी शर्म की बात है, अंदाजा है तुम्हें? कुमारी के मुंह से जले हुए शब्द बाहर आ रहे थे, लेकिन लकी कुमारी की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो तो बस उस लड़की को देख रहा था जिसने हरे रंग के कपड़े पहने थे और जो शिरीन से बात कर रही थी। उस लड़की का चेहरा काफी रिझा देने वाला था। उसका चेहरा देखकर लकी की आंखें कांपने लगी। उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि जो वो देख रहा था क्या वो सच था। जिस राधिका को वो इतने दिनों से ढूंढ रहा था, वो राधिका आज उसकी आंखों के सामने हरी ड्रेस में खड़ी थी। राधिका, राधिका! लकी उसे देखकर चौंक गया और वो भागते हुए उसके पास आया। अरे अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? दूर रहो! उस दूसरे बॉडीगार्ड ने जो राधिका के पास खड़ा था, उसने लकी को रोकते हुए कहा और फिर राधिका के सामने आकर खड़ा हो गया। लेकिन लकी को इस वक्त सिवाय राधिका के कुछ और नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही उसने राधिका को देखा तो वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन उससे पहले ही उस गार्ड ने उसे पीछे फेंक दिया। ये सब क्या कर रहे हो तुम? दूर हटो! उस गार्ड ने लकी को दूर से धक्का दिया और पूछा। अरे अरे, छोड़ो उसे, जाने दो, अच्छा आदमी है वो। शिरीन भागते हुए लकी के पास आई और उसे उठाते हुए बोली, राधिका, आखिरकार तुम मुझे मिल गई। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। मुझे सब बात पता चल गई है तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं राधिका। लकी राधिका की तरफ देखता रह गया। वो उससे बस एक ही बात कहे जा रहा था। उसे इस बात की पूरी उम्मीद थी कि राधिका उसे सच में माफ कर देगी। इधर राधिका भी उसे ऐसे अपने सामने देखकर चौंक गई। वो लकी को देखकर बुरी तरह डर गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा था। जाने दो उसे दीदी के पास में खड़े होने दो, ये कुछ नहीं करेगा, शिरीन ने फिर से उस गार्ड को देखते हुए कहा। इधर वो गार्ड उसके रास्ते से हट गया और अब वो सीधा राधिका को अपनी आंखों के सामने देख पा रहा था। क्या कहा तुमने? ये तुम्हारी बहन है? इधर शिरीन की बात सुनते ही लकी थोड़ा सकपका गया। हाँ, ये मेरी बहन शहनाज है। तुम इसे राधिका समझ रहे हो, लेकिन ये राधिका नहीं है, तुम इसे गलत समझ रहे हो, शिरीन ने उसे देखते हुए कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकता कि ये राधिका नहीं है, लकी ने शिरीन से कहा और फिर राधिका की तरफ देखते हुए बोला, राधिका, मुझे सच में माफ कर दो। मैं एक नंबर का जाहिल आदमी था। मुझे तो मर जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि मैं मर जाऊं, प्लीज मुझे माफ कर दो। वापस आ जाओ मेरे पास। मैं आज के बाद वो गलती कभी नहीं करूंगा जो पहले किया मैंने। क्या तुम फिर से मुझे मौका दे सकती हो? लकी अपनी तरफ से वो कह रहा था, लेकिन राधिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्या कह रहा था। उसकी नजर में तो लकी सिर्फ और सिर्फ एक पागल आदमी था। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। मैं राधिका नहीं हूं, मैं शहनाज हूं। लेकिन तुम जिसे ढूंढ रहे हो शायद मेरी तरह दिखाई देती होगी, है ना? शहनाज ने लकी को एक मुस्कान के साथ में शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन इधर लकी को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी शहनाज को बता पाएगा कि वही राधिका थी, या फिर शहनाज उसे इस बात का यकीन दिला देगी कि वो राधिका नहीं शहनाज है? आपको क्या लगता है?
क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी जैसे ही अपने ट्रक की तरफ वापस जा रहा था कि अचानक से उसे शहनाज में राधिका नजर आनी शुरू हो गई। वो पागलों की तरह उन्हें ये बात समझाने की और मनवाने की कोशिश में लगा हुआ था कि शहनाज ही राधिका थी, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को राजी नहीं था। जब इधर शहनाज अपने कमरे पर आई तो शिरीन ने उसे बताया कि उसकी याददाश्त जाने से पहले भी ऐसा कोई नहीं था जिसे वो पसंद करती थी। बाद में शहनाज को लगा कि शायद शिरीन खुद लकी को पसंद करने लगी थी, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया और उसने शिरीन को देखते हुए कहा, शिरीन, कहीं ये तुम्हारे लिए दुख की बात तो नहीं कि तुम्हारी शादी होने वाली है? इस बात को सोचकर तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना? नहीं तो, शिरीन ने कहा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और आंखों से आंसू की 2 बूंद नीचे गिरने लगी। अगर उसके बस में होता कि वो शादी के लिए मना कर पाती तो अपनी बहन की शादी हुए बिना वो कभी शादी नहीं करती। नहीं बहन, मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? और तुम्हें तो मेरी शादी की चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। वैसे भी जिस परिवार में तुम्हारी शादी हो रही है वो तो एक बड़ा परिवार है, तो ऐसे में मैं शादी। शिरीन की आंखों में ये बात कहते हुए आंसू आने शुरू हो गए थे। वो पहले तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब उसकी आंखें भर आई। इधर शहनाज ने अपने पलंग के दराज में से एक पेंडेंट निकाला और उसे अपने हाथ में ले लिया। वो एक ऐसा पेंडेंट था जो कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट था और उसमें हरे और सफेद रंग का घुलव था। ये यशोदा ने राधिका को उस दिन हॉस्पिटल में दिया था। शहनाज ने उस पेंडेंट को धीरे से अपने सीने से लगा लिया और फिर उसे सहलाए जा रही थी। उसने शिरीन की तरफ देखा और बोली, मुझे ये पेंडेंट सच में बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मेरे दिल के बहुत करीब है। लेकिन ऐसा क्यों है कि पापा इसे मुझे पहनने नहीं देते? पापा ने तो कहा था ये पेंडेंट उन्होंने किसी से बनवाया था जब मैं पैदा हुई थी, और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अपने बिस्तर के पास रखना, ना कि गले में पहनना। ऐसा क्यों? शहनाज ने शिरीन की तरफ देखते हुए पूछा। पापा ने ऐसा इसलिए कहा था ताकि ये पेंडेंट आपकी जिंदगी भर रक्षा कर सके। आप अगर इसे पहनने लगोगे तो इसका जो सारा प्रभाव है ना वो खत्म हो जाएगा। शिरीन ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, सच में? लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मेरे इसे पहनने की वजह से ऐसा कुछ हो सकता है। शहनाज ने शक भरी आवाज में शिरीन से कहा, देखो, आप इसके बारे में ना ज्यादा मत सोचो। उल्टा आपको तो बस ये सोचना चाहिए कि मैं और पापा कभी ऐसा काम करेंगे ही नहीं जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान हो। चलो जाओ, अब लोग कुछ देखते हैं। शिरीन ने बात घुमा दिया और फिर अपना मोबाइल निकाल लिया। शहनाज को अभी भी उसकी बात पूरी तरह से समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो शिरीन के साथ वो देखने बैठ गई जो वो उसे दिखा रही थी। इधर बहुत बड़े और बहुत ही बिजी दिन के बाद लकी फिर से अपने कमरे में आ गया और अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। उसके मन में अभी भी वही दृश्य चले जा रहा था जब उसने वहां पर राधिका को देखा। वो खुद से बस एक ही सवाल कर रहा था, क्या सच में वो राधिका थी भी या नहीं? लकी एक बार तो ये चाह रहा था कि वो अपने मन में ये मान ले कि वो राधिका नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे यही लग रहा था कि नहीं, वो राधिका ही थी। उसका मन बुरी तरह से उलझा हुआ था। वो और राधिका एक दूसरे को काफी लंबे वक्त से जानते थे। ऐसे में लकी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन यह भी हो सकता था कि वो जिस चीज का एहसास उसे हो रहा हो वो गलत हो। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि दुनिया के अंदर दो एक जैसे दिखने वाले लोग आखिर इतने एक जैसे कैसे दिखाई दे सकते थे। अब लकी ने शिरीन और शहनाज के परिवार की इंफॉर्मेशन अपने फोन पर निकालनी शुरू कर दी। अभी उनके परिवार का जो मुखिया था उसका नाम था दर्शन। दर्शन का परिवार एक बड़ा परिवार था और इसी नाम से उनका इस देश में कारोबार भी चलता था, इसलिए वो एक बड़ा परिवार भी माना जाता था। लकी ने इसके लिए काफी कुछ खोजने की कोशिश की, उसे इसके अलावा और कुछ मिल नहीं पा रहा था। खैर, उसे इनके बारे में और कुछ जानने की इच्छा भी नहीं थी। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स के ऊपर था, राधिका। लकी ने
उनके घर का एड्रेस निकाल लिया और अभी जहां पर शिरीन और शहनाज रुके हुए थे, कैसे कैसे उसका भी पता निकाल लिया था उसने। वो जानता था कि अब अगर वो राधिका का उसकी जगह पर जाकर इंतजार नहीं करेगा और उससे बात नहीं करेगा तो उसका काम नहीं बनेगा। उसे लग रहा था कि आज उसने राधिका के सामने जो किया, शायद उस तमाशे की वजह से वो उससे नाराज हो गई थी, और अगर वो उससे जाकर प्यार और सम्मान के साथ बात करेगा तो शायद राधिका उसकी बात मान जाएगी और उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आने के बाद लकी का दिल अब थोड़ा सा शांत हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने ऊपर फक्र महसूस करना चाहिए था। कम से कम उसे ये तो पता चल गया था कि राधिका जहां भी थी मगर वो ठीक हाल में थी और उसे किसी तरह की कोई चोट नहीं थी। लेकिन इतना भर सोचने के बाद रजाई ओढ़ी और चुपचाप सो गया। तब से लकी कुमारी के साथ में मन लगाकर काम करने पर जाने लगा, लेकिन बीच बीच में वो अपने लिए भी टाइम निकाल लेता और वहां पर चला जाता जहां पर शिरीन और शहनाज रुके हुए थे। भले ही उसने वहां पर अभी तक तो राधिका को नहीं देखा था, लेकिन उसने वहां के सिक्योरिटी गार्ड से उसके बारे में सारी जानकारी निकलवाने की कोशिश की थी। गार्ड ने उसे बताया कि वो अभी भी यहीं पर रुकी हुई थी और इसलिए लकी राधिका का वहां पर इंतजार करता था। हर रोज की तरह आज भी कुमारी और लकी उसी टूरिस्ट स्पॉट पर अपना काम कर रहे थे। हालांकि सुबह तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन दोपहर में मौसम ठंडा होने लगा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर बारिश हो सकती थी। वहां पर आज लोग काफी कम नजर आ रहे थे। लगभग 4 बजे के आसपास लकी ने कुमारी से कहा, मुझे नहीं लगता कि आज हम ठीक से धंधा कर पाएंगे, तुम थोड़ी देर देखना, मैं जरा आता हूं। लकी ने कहा, अपने कपड़े बदले और वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। सुनो, अभी जाने का टाइम नहीं हुआ है, अगर तुम अभी चले गए ना तो मैं तुम्हारे 500 रुपए काट लूंगी, समझे। कुमारी जानती थी कि लकी फिर से कहां जाने वाला था, इसलिए उसने उसे धमकी देते हुए कहा, कोई नहीं, तुम्हें जो करना होगा कर लेना, लेकिन अभी मेरा जाना जरूरी है, टाइम नहीं मेरे पास। लकी ने कहा वो राधिका से मिलने के लिए कोई देरी नहीं करना चाहता था। वैसे भी वो राधिका के लिए तो ऐसे 1500 रुपए कुर्बान कर सकता था, इसलिए लकी वहां से चुपचाप निकल आया। अरे पागल आदमी, अभी भी उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, मैं तुझे बता रही हूं, वो तुझे घास नहीं डालने वाली, दिन में सपने देखना बंद कर। जैसे ही कुमारी ने लकी को जाते हुए देखा तो वो जोर से चिल्लाते हुए बोली। फिर जब वो चिल्ला चिल्ला कर थक गई तो वो अपनी गाड़ी में बैठ गई। वो अपनी गाड़ी में अकेली रह गई थी और अब तो काफी तन्हा महसूस कर रही थी। उधर लकी ने अपने लिए एक बस पकड़ ली और उससे वो वहां चला गया जहां राधिका रुकी थी। अरे भाई, तुम फिर वापस आ गए क्या? तुम शहनाज मैडम को ढूंढ रहे हो? वो गार्ड अब लकी को अच्छी तरह से पहचान गया था और अब वो लकी से आगे बात भी करने लगा था। हाँ, लकी ने भी उससे बात नहीं छुपाई। वो जानता था कि छुपाने का तो अब कोई फायदा नहीं था। वो जानता था कि अगर वो उस गार्ड के सामने सच बोल देता तो शायद वो उसे राधिका के बारे में कुछ जानकारी और दे सकता था। भाई, क्यों बेकार में अपना मानसिक संतुलन खराब करने पे तुले हो यार? और अगर हो भी चुका है तो फिर जाओ और जाकर किसी डॉक्टर को दिखाओ, इलाज कराओ अपना। उस गार्ड ने लकी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला। इतने में वहां पर 2 और गार्ड आकर खड़े हो गए। वो सभी लकी को जानने पहचानने लगे थे और लकी उन सब के बीच एक जाना पहचाना चेहरा बन चुका था। लकी यहाँ पर क्या करने के लिए आया था, इस बात का सबको अच्छी तरीके से अंदाजा था। तो लकी भाई, आज भी किस वजह से आना हुआ? उसी वजह से? हाँ, अरे भाई के कपड़े देखो, रणवीर सिंह को चैलेंज देता है अगला। लकी भाई, अच्छा है कि इससे तो आप अपने ट्रक पर सैंडविच और बर्गर ही बेचो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और इन मैडम को तो आप चक्कर छोड़ ही दो यार। जब गार्ड ने देखा कि लकी ने ठीक से कपड़े नहीं पहने थे तो उन्होंने उसके बारे में अलग अलग तरह की बातें करनी शुरू कर दी। हर रोज उसे यहाँ आता हुआ देखते और हर रोज बस यही लगता कि लकी कुछ नहीं बल्कि पागल है। लेकिन लकी के पास इतनी फुर्सत तो थी ही नहीं कि वो इन सब लोगों की बहस में उलझ सके, इसलिए वो चुपचाप इनकी बात सुन लेता। वैसे भी उसकी परीक्षा के सालों में उसने ऐसे बहुत कुछ चीजें सुनी थी और सही भी उसे लग रहा था। वो इन सब चीजों को भूला नहीं था और फिर वहां जब तक बात राधिका की थी तो वो उसके लिए जान तक दे सकता था। वो बस चुपचाप दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया और राधिका के बाहर आने का इंतजार करने लगा। क्या शेख चिल्ली जैसा आदमी है यार,
मुझे तो लगता है इस आदमी को बता देना चाहिए कि शहनाज मैडम का परिवार ना उनके लिए एक लड़का देखने की तैयारी में लग चुका है, ताकि इस बेचारी का जिंदगी में कुछ भला हो सके यार। भाई वैसे अगर उनके परिवार में उनके लिए कोई लड़का ढूंढेगा तो वो कोई छोटा मोटा परिवार वाला तो होगा नहीं ना। ऐसे में इस आदमी का तो दूर दूर तक नंबर लगना पॉसिबल ही नहीं है। अब फिर इसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ रही है कि ये सब कर रहा है, पता नहीं। उसे एक बात बताओ, ये शहनाज मैडम का परिवार उनकी शादी करवाने के लिए आखिर इतना उतावला क्यों हुआ जा रहा है? क्या बात है? अचानक से एक सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा। क्या पता क्या हुआ, मैंने तो सुना कि मैडम के पीछे काफी सारे बड़े घर के लड़के पागल हैं। अब उनका परिवार भी अपनी ताकत को बढ़वा देना चाहता है, यही सोच रहा होगा। जितना जल्दी हो सके उतना बढ़िया। एक थोड़े से बड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पूरी बात समझाते हुए कहा। जब लकी ने उन लोगों के बीच हो रही इस बातचीत को सुना तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा। वो सुन पा रहा था कि राधिका भी जिस परिवार के साथ थी वो परिवार उसकी शादी करवाने पे तुला हुआ था, और इसके बारे में सोचने भर से लकी की रूह कांप उठी। अब वो जल्द से जल्द राधिका को ढूंढ लेना चाहता था। जब वो ये सब सोच रहा था तभी अचानक से आसमान में जोर से बिजली कड़कने लगी, और फिर थोड़ी देर बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। अचानक से एक बड़ी सी काली रंग की गाड़ी वहां दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसमें एक लंबा सा और पतला सा आदमी बाहर निकला। उसने सफेद रंग का शर्ट, शॉर्ट्स और जूते पहने थे। उसका रंग काफी साफ और सफेद था। हेलो मिस शिरीन, हाँ मैं अब्बास बात कर रहा हूँ। हाँ अंकल ने मेरे बारे में आपको बताया होगा ना। हाँ तो मैं यहाँ नीचे गेट पर ही खड़ा हूँ, मैं आपको लेने के लिए आया था। हाँ ठीक है, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। अच्छा मैं बस इतना कह रहा था कि नीचे बहुत जोर की बारिश हो रही है, तो आप अपने साथ में। अब्बास ने कहा और फोन काट दिया। उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान साफ नजर आ रही थी। कौन था ये अब्बास, और क्या राधिका फिर से इस वक्त लकी की नजरों के सामने आने वाली थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर। लकी ने अपने बिस्तर पर आते ही राधिका के बारे में जानकारी निकालनी शुरू कर दी। इस वक्त वो जिस परिवार के साथ रह रही थी, लकी ने उस परिवार के बारे में सारी जानकारी निकाल ली, और उसने ये पता कर लिया कि इस वक्त राधिका यानी कि शहनाज कहां पर रुकी हुई थी। उसने हर रोज वहां जाना शुरू कर दिया। आज भी जब वो वहां पहुंचा तो उसे खबर मिली कि उसके घर वाले राधिका की शादी के लिए जल्द से जल्द एक लड़का ढूंढ रहे थे। इतने में वहां पर कोई अब्बास नाम का लड़का आ गया। जैसे ही अब्बास ने यह खबर सुनी थी कि दर्शन जी अपनी बेटी की शादी करने की सोच रहे थे, तो अब्बास इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, और इसलिए वो यहाँ आ गया। भले ही उसकी कंपनी अपने आप में काफी बड़ी कंपनी थी, लेकिन राधिका के घर वालों की कंपनी के आगे तो वो छोटी ही थी। इसलिए हर रोज उनके परिवार के साथ जुड़ना चाहता था। इसलिए पहले अब्बास के पिता शहनाज के पिता से उन दोनों बच्चों को मिलवाने की बात करने के लिए आए थे, और आज जो कि उनके बीच में होने वाला था वो एक ब्लाइंड डेट ही थी। वो इस मौके का अच्छा फायदा उठाना चाहता था और शहनाज को अपना बना लेना चाहता था। अचानक से अब्बास ने देखा कि वहां दरवाजे के पास एक जवान लड़का बैठा हुआ था जो कि उसकी तरफ देख रहा था। उसकी इस तरह की हालत देखकर ही अब्बास को गुस्सा आ गया। ओ भाई क्या देख रहा है? अब्बास ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। इधर से लकी ने भी उसी ठंडी नजरों से उसकी ओर देखा। अबे साले, जब पूछ रहा हूं कि क्या देख रहा है तो और क्या देख रहा है? आग नीचे कर वरना मैं तेरी आग फोड़ दूंगा, अब्बास ने कहा। लेकिन लकी ने फिर से अपनी नजर उसके ऊपर और ज्यादा गढ़ा दी। जब अब्बास से ये सहा नहीं गया तो वो लकी को सबक सिखाने के लिए उसकी दिशा में आगे बढ़ने लगा। अरे अब्बास सर छोड़िए ना, क्यों आप उस आदमी के पीछे पड़े हो? जाने दो ना, इस आदमी को हाथ लगाकर क्यों अपने हाथ गंदे कर रहे हो? उफ। वहां खड़े एक सिक्योरिटी गार्ड ने अब्बास को रोकने के लिए उससे प्यार से कहा। हाँ सर, इसके बारे में ऐसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी गरीब आदमी है, क्या ही बिगाड़ सकता है आपका। अचानक से दूसरे गार्ड ने भी कहा। अब्बास ने उन दोनों की तरफ देखा और फिर पूछा, वैसे तुम में से कौन जानता है कि ये कौन है, बताओ। अब्बास ने दोनों गार्ड्स की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ, ये सैंडविच बनाने का काम करता है सर। इसका एक ट्रक है छोटा सा जिसके ऊपर ये एक लड़की के साथ मिलकर ना सैंडविच वगैरह बनाता है। हाँ सर, यहाँ इसलिए आता जाता है ताकि बस शहनाज मैडम को देख सके, काफी पसंद करता है। कहता है कि शहनाज मैडम ने इसकी गर्लफ्रेंड जैसी दिखाई देती है। गलत फहमी है, शहनाज मैडम भी इसे अपना मान लेंगी भाई, ये ऐसा कहता है, मैं कुछ नहीं कहता।
जैसे ही अब्बास ने ये बात सुनी तो उसकी हंसी निकल गई और फिर लकी की तरफ देखकर वो मुस्कुराने लगा। अच्छा बेटे, तो तू शहनाज को पसंद करता है और तुझे लगता है कि वो तेरी गर्लफ्रेंड? अरे यार, कहाँ से आ जाते हैं भाई, कहाँ से आते हो तुम लोग यार? जरा एक बार अपने लिए कपड़े तो देखो साले, तुम भिखारी से कम नहीं लग रहे। मुझे जरा बताओ कि एक महीने में तू कितना सैंडविच बेचता है यार, बता। जितना तू महीने में सैंडविच बेचता होगा ना, उतना तो मैं डिनर ही कर लेता हूँ। तेरा रेंट तो तुझसे निकलता नहीं होगा और चला आया शहनाज से मिलने के लिए। मैं तुझे एक बात सच बता देता हूँ, तू शहनाज से ना दूर ही रह। तेरी और उसकी औकात में जमीन आसमान का अंतर है भाई, हट साला। अब्बास उसे सुनाए जा रहा था और बाकी लोग ये सुनकर उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। उनमें से तो कोई भी बीच में आकर अब्बास को रोकने तक की कोशिश नहीं कर रहा था। अब्बास सर एकदम सही कह रहे, भाई को लग रहा है कि वो बिना चुनाव लड़े ही प्रधानमंत्री बन जाएगा, लेकिन इसे मालूम थोड़ी है कि मैडम खुद अपने आप में रानी से कम थोड़ी है। शहनाज मैडम इतनी सुंदर लड़की, और जब वो अब्बास सर के साथ आएंगे ना तो इनकी जोड़ी लगेगी जैसे आसमान से उतरी, एकदम हूर परी, क्या कहें, एकदम हीर रांझा से भी ऊपर की जोड़ी होगी आप लोगों की सर, सही बता रहे हैं। ये बात सुनते ही अब्बास का मूड तो काफी अच्छा हो गया, उसकी छाती चौड़ी हो गई। अब्बास सर वो देखो, शहनाज मैडम आ गई। अचानक से एक सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाजे की तरफ देखा और फिर अब्बास की ओर देखते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही अब्बास ने फिर से अपने चेहरे पर गुस्सा हटा लिया और वो जेंटलमैन की तरह दिखाई देने लगा। इधर शहनाज अपने लिए एक छतरी लेकर आई हुई थी। उसने भी एक हाफ स्लीव की शॉर्ट और फिर उसे घूरते हुए देखने लगा। राधिका, मैं हूं लकी। लकी याद है ना, हमसे मिले थे वहां पे? तुम्हें याद है ना जब हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, तो उस वक्त ज्योति ने तुम्हें परेशान किया था और उससे मैंने तुम्हें बचाकर सबक सिखाया था। फिर तुम्हारी माँ यशोदा यहाँ दिल्ली आई थी और तो तुम्हारे साथ उन्हें मैं लेने चला गया था, याद आया? लकी ने फिर से राधिका को वो सब याद दिलाने की कोशिश करते हुए कहा जो वक्त उन्होंने एक दूसरे के साथ गुजारा था। उसे लग रहा था कि हो सकता था कि राधिका को उसकी माँ के नाम से कुछ याद आ जाए। ये सब क्या बकवास कर रहे हो, निकलो यहां से। शर्म नहीं आ रही इतनी फालतू बात करते हुए? तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे तुम शहनाज को फंसा लोगे? जाओ ये शेख चिल्ली की कहानियां किसी और को सुनाओ, निकालो इसके यहां से। सिक्योरिटी। अब्बास ने फिर से लकी को पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहा, अरे राधिका, ये मैं हूं लकी, तुम मुझे भूल कैसे सकती हो? लकी ने उसके सामने फिर से हाथ जोड़ लिए और वो बुरी तरह से गिड़गिड़ाने लगा। अबे कौन राधिका, कैसी राधिका, दिखाई नहीं दे रहा? शहनाज है शहनाज। अब बस बहुत हो गया तेरा। क्या ये तुम्हें जानती है? हाँ शहनाज जानती है ना आप? तुम क्या खेल खेल रहे हो ना, मुझे साला कुछ समझ नहीं आ रहा। अब अगर आगे और खेलने की कोशिश की ना, याद रखना बहुत मार पड़ेगा, साला कुत्ता। अब्बास ने गुस्से में लकी से कहा और फिर शहनाज के आगे आकर खड़ा हो गया। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो लकी के ऊपर हाथ उठाने से पहले एक बार के लिए भी सोचने वाला नहीं था। अब्बास छोड़ो उसे, हम लोग डिनर पर चलने वाले थे ना, चलो हमें देर हो रही है। पीछे से शहनाज की आवाज आई। शहनाज को तो ऐसा लगने लगा कि लकी कोई पागल ही आदमी था, लेकिन उसकी बहन तो उससे ये कह रही थी कि उसने उसकी जान बचाई थी और ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी मन की माने या फिर अपनी बहन की। फिर उसे लगा कि शायद लकी गरीब है और इसलिए वो इस तरह की हरकत कर रहा है। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं इसे छोड़ देता हूं, इधर अब्बास ने प्यार से कहा और फिर उसका हाथ पकड़कर वो उसे अपने साथ अपनी गाड़ी तक ले आया। राधिका, तुम उसके साथ गाड़ी में नहीं जा सकती, नीचे उतरो, उतरो नीचे। लकी राधिका को गाड़ी में से खींचकर नीचे उतरवाने के लिए उसकी तरफ भागे जा रहा था। निकलो यहां से, शहनाज तुझे जानती तक नहीं और तू है कि अपने आप में पागल हुआ है। मैं अब शहनाज के साथ ना होटल लॉस वेगास पर डिनर के लिए जा रहा हूं, और वो जगह जहां पर तूने पानी पीने का हाथ तक नहीं देखा होगा। अब समझ में आया तेरे और हमारे बीच का अंतर कितना है? अगर पीछा करने की कोशिश की ना, अंदर करवा दूंगा साले। अब्बास ने उसे फटकार लगाते हुए कहा और फिर उसे धक्का दे दिया और खुद आकर सीट पर बैठ गया। फिर उसने अपनी गाड़ी चालू की और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। क्या बात है लकी, मिल लिए आज शहनाज मैडम से? लेकिन यार उन्होंने तो तुम्हें पहचाना नहीं, ऐसा कैसे हो गया भाई? देखा तुमने, अब्बास सर कितनी बड़ी गाड़ी लेकर आते हैं, लेकिन तुम्हें दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। तुम भी तो बस से आए हो।
चलो अब्बास सर तो मैडम को इतनी बड़ी जगह पर खाने खिलाने के लिए ले जा रहे हैं जहां पर हम तीनों अगर अपनी तनख्वाह भी मिला देना तो साला पेट भर खाना नहीं खा पाएंगे। मानो अगर मैडम तुम्हारे साथ खाने के लिए कहीं पर जाना चाहे तुम उन्हें कहां लेकर जाओगी? ठेले पर। बात करता है। लकी को सब लोग ताना मार रहे थे और वो भी उनके तानों को अच्छी तरीके से समझ पा रहा था, लेकिन वो उनमें से किसी से भी कुछ कहना नहीं चाह रहा था। उसे बस अपने दिल में और ज्यादा बेचैनी महसूस होनी शुरू हो गई। जैसे ही उसने देखा कि उसकी राधिका किसी दूसरे आदमी के साथ चली गई तो उसे बहुत बुरा लगा। वो इस चीज का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब जब उसे राधिका मिल ही गई थी तो वो उसे हो कैसे सकता था। जब आज उसने फिर से राधिका को देखा तो उसके मन में ये विश्वास मजबूत हो गया कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी राधिका थी। राधिका, तुम उस आदमी के साथ डेट पर नहीं जा सकती हो, लकी ने कहा। लकी ने देखा कि वहां पर कुछ एक साइकिल खड़ी थी। उसने तुरंत वहां पर से एक साइकिल उठाई और भाग गया। पीछे पीछे वो गार्ड भी चिल्ला रहा था और वो साइकिल छुड़वाने के लिए भाग रहा था, लेकिन तब तक तो लकी उनसे आगे निकल गया। साला सच में एक नंबर का फटीचर है भाई, जो खुद अपनी साइकिल नहीं खरीद सकता वो मैडम के साथ घर बसाने के सपने देख रहा है। अब क्या मैडम को साइकिल पर लेकर घूमेगा? बात करता है। लेकिन लकी के कानों में उसकी ये बात नहीं पहुंच पाई। उससे पहले ही वो काफी आगे निकल चुका था। मध्यम बारिश में वो साइकिल चलाए जा रहा था और सीधा उस होटल के बाहर आ गया जहां पर अब्बास राधिका को खाना खिलाने के लिए लेकर आया था। होटल लॉस वेगास जयपुर के सबसे बड़े होटल्स में से एक था। जो लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आते वो ज्यादातर लोग अपर क्लास के ही होते। यहाँ पर पार्किंग में भी लग्जरी गाड़ियां से नीचे कोई गाड़ियां नहीं लगती थी। अब लकी, जो कि आधा भीग चुका था, वो अपनी साइकिल चलाते हुए वहां पहुंचा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे लगाए तो लगाए कहाँ। जब वो अपनी साइकिल लगाने के लिए जगह ढूंढ रहा था तो लोग भी उसे घूरते हुए देख रहे थे। क्या बेवकूफ आदमी है यार, यहाँ पर साइकिल से खाना खाने के लिए आ गया। हाँ, वो तो मैंने भी देखा, पुरानी दिख रही है साइकिल यार। ऐसी साइकिल तो सारा चपरासी की होती है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ खाना खाने के लिए आया है, मुझे तो लग रहा है काम मांगने के लिए आया होगा। मैंने सुना है यहाँ पर लेबर वर्क के लिए ना भी काफी वैकेंसी निकली हुई है, हो सकता है उसी काम के लिए आया हो। लकी ने उनमें से किसी की बात नहीं सुनी और अपनी साइकिल होटल के सामने खड़ी करके एक दीवार के सहारे खड़ी कर दिया और फिर होटल के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। हाँ भाई, कहाँ जाना है? इतने में उस गेट पर गार्ड ने उसे रोक दिया। लकी एक बेघर आदमी जैसा दिख रहा था और उसकी हालत देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो यहाँ खाना खा नहीं सकता था। उसके कपड़े भी अभी भींगे हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में गार्ड उसे अंदर तो नहीं जाने देने वाला था। मेरी गर्लफ्रेंड अंदर बैठी हुई है, मुझे अंदर जाना है, लकी ने कहा। उसे लगा कि अब्बास के साथ राधिका यहीं बैठी हुई थी और अब उसका दिल और बेचैन हुए जा रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या वो गार्ड लकी को अंदर जाने देता या उसे बाहर से ही वो भगा देता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बता। लकी शहनाज के इंतजार में दरवाजे के बाहर खड़ा था, लेकिन इतने में वहां पर अब्बास आ गया और उसे घूरते हुए देखे जा रहा था। फिर जैसे ही गार्ड्स ने उसे बताया कि वो यहाँ शहनाज से मिलने आया था तो अब्बास को उसके ऊपर गुस्सा आ गया और उसने उसे सुनाना शुरू कर दिया। इतने में शहनाज वहां पर आ गई। लकी ने उसे फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अब्बास के साथ निकल गई। लकी से रहा नहीं गया और वो भी उसके पीछे पीछे उस होटल में पहुंच गया जहां पर अब्बास और शहनाज आए हुए थे। मेरी गर्लफ्रेंड अंदर है, मुझे जाने दो। गर्लफ्रेंड? कौन सी गर्लफ्रेंड भाई? उस गार्ड को विश्वास नहीं हो रहा था कि उस फटीचर की गर्लफ्रेंड भी यहाँ खाना खाने के लिए आ सकती है। क्या सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ पर है? हाँ, उस गार्ड ने फिर से कंफर्म करने के लिए पूछा। हाँ, वो अभी थोड़ी देर पहले ही अंदर गई होगी, वो यहाँ पर किसी अब्बास नाम के आदमी के साथ आई थी, लकी ने कहा। अच्छा, तुम्हारा मतलब है अब्बास जीरापुर वाला? तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो लड़की अब्बास सर के साथ आई है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम किसी भ्रम में जी रहे हो भाई? अगर तुम्हें अंदर जाने दिया ना तो सारे लोग भागकर वापस बाहर आ जाएंगे। अरे सच में मेरी गर्लफ्रेंड है यार वो, लकी ने कहा। अच्छा, तो वो तेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो तुम ना किसी कोने में जाकर खड़े हो जाओ और उनके बाहर आने का इंतजार करो। जब वो बाहर आए तो उनसे मिल लेना। अब चलो हटो यहाँ से, हमारा बिजनेस खराब मत करो, निकलो। ये सब होते हुए शहनाज अंदर से देख पा रही थी, जो कि अंदर अब्बास के साथ टेबल पर बैठी थी। अब उसे लकी के ऊपर दया आ गई। उसने उसे जैसे ही उसका ये रूप देखा तो उसे डर लग रहा था। वो तो जानती थी कि राधिका नहीं थी वो,
और ना ही वो इस मामले में अब उसकी मदद कर सकती थी। इधर अब्बास ने जब देखा कि शहनाज बाहर की तरफ देख रही थी और उसकी नजर पिघली हुई सी नजर आ रही थी, तो उसने धीरे से उसे बुलाया। शहनाज फिर से घूमी और उसने खाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब्बास शहनाज के पास आया और बोला, यहाँ पर ना कबाब बहुत अच्छे बनते हैं, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए मंगवा दूं? शहनाज ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया था। अब्बास की गाड़ी में बैठने के बाद से लेकर अब तक वो 1 घंटे से ज्यादा उसके साथ रह चुकी थी, लेकिन शहनाज को इस बात का एहसास भी हो चुका था कि वो अब्बास से ज्यादा कुछ महसूस नहीं कर पा रही थी। वो खाने के बाद ये उसे बता देने वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने शीशे के दरवाजे के पीछे लकी को खड़ा हुआ देखा तो वो अंदर से परेशान और विचलित सी महसूस करने लगी। लकी ने जैसे ही उसे देखा तो वो बाहर से कहे जा रहा था कि उसे डरने की जरूरत नहीं थी, वो और कोई नहीं बल्कि उसका ही लकी था। भले ही शहनाज को उसकी आवाज तो नहीं आ रही थी, लेकिन वो उसके होठों को तो ठीक ठाक पढ़ पा रही थी। लेकिन उसके साथ में लकी को देखकर डर लग रहा था। शहनाज, तुम चिंता मत करो, मैं अभी इस आदमी को बाहर करवा देता हूँ। साला यहाँ तक आ गया, अब्बास ने उसे शांत करवाते हुए कहा। उसके बाद उसने गुस्से भरी नजरों से लकी को देखा और फिर खड़ा होकर बाहर की तरफ आने लगा। अब्बास ने मैनेजर को अपने साथ लिया और वो दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। उसने लकी की तरफ इशारा किया और बोला, इस आदमी को अभी के अभी मेरी निगाहों से दूर करो। पता नहीं कहां से आ जाते हैं, इसने मेरा और शहनाज का सारा डिनर खराब कर दिया है। मैनेजर ने भी उसकी बात सुनकर हाँ में गर्दन हिलाई और फिर कुछ एक गार्ड्स को लेकर लकी की तरफ आ गया। गार्ड्स ने लकी को पकड़ लिया। उनमें से कुछ ने उसके ऊपर डंडा चलाना शुरू कर दिया। इसके बाद उन लोगों ने लकी के पैर पकड़ लिए। उन्होंने उसे पैरों से उठाया और सीधा बाहर फेंकने के लिए तैयार करने लगे। छोड़ो मुझे, जाने दो। राधिका, मैं लकी हूं, मैं यहां सिर्फ तुमसे मिलने आया हूं, मेरी बात तो सुनो राधिका। लकी अभी भी पागलों की तरह चिल्लाया जा रहा था। इस वक्त उसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि राधिका उसे माफ कर दे। जब अब्बास ने देखा कि सिक्योरिटी वाले लकी को ऐसे कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे तो उसे बड़ा गर्व महसूस हो रहा था खुद पे। वो जानता था कि शहनाज किसी बड़े शख्स की बेटी थी और उस तक पहुंचने के लिए अपने आप को उसके बराबर तो करना जरूरी था। ऐसे में कोई भी फटीचर सा आदमी शहनाज के साथ में रहने के सपने भला कैसे देख सकता था। छोड़ दो उसे। ठीक इसी वक्त शहनाज की आवाज आई और वो लकी के ऐसे पागल रूप को देखने लगी। वो डरी हुई तो थी, लेकिन वो जानती थी कि लकी उसके अंदर अपनी खोई हुई प्रेमिका को देख रहा था और इसलिए उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका मन लकी की तरफ थोड़ा सा तो झुकने लगा था। इस वक्त ढेर सारे सिक्योरिटी वालों ने उसे पकड़ा हुआ था और उसके साथ मारपीट करने की कोशिश कर रहे थे, आगे की कर ही रहे थे। इतने में किसी ने उसे हवा में भी उठा लिया और ये सब देखने में इतना बुरा लग रहा था कि किसी को भी उसके ऊपर दया आ सकती थी। हाँ शहनाज, लेकिन ये आदमी। अब्बास शहनाज को इस बात पर राजी करने की कोशिश में लगा था कि लकी सिर्फ एक मेंढक था जिसे इस तरह का सबक सिखाए जाने की सख्त जरूरत थी। लेकिन जैसे ही उसने ऐसे शहनाज का घबराया हुआ रूप देखा तो वो खुद भी अंदर से डर गया कि कहीं उसने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया, इसलिए वो उसके आगे कुछ नहीं बोला। उसने तुरंत अपने आदमी को दूसरी दिशा में घुमाया और बोला, देखो, मैंने तो तुमसे जो कहा है मुझे लगा है, हो सकता है कि ये तुमसे पैसे मांगने की कोशिश कर रहा हो। अब हम इससे पैसे नहीं दे सकते ना, लेकिन हाँ फिर भी तुम चाहो तो हम इसको अपने साथ खाने के लिए बुला सकते हैं, ले आओ। अब्बास समझ गया था कि शहनाज काफी नाजुक थी और उसका दिल भी काफी बड़ा था। अब ऐसे में वो लकी के साथ जो कर रहा था उसका असर लकी के ऊपर नहीं बल्कि उसके ऊपर होने वाला था। इसलिए उसने शहनाज के दिल की इस आदत को पकड़ लिया और वो भी वैसे ही व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था जैसे शहनाज कर रही थी। ऐसा करके वो जल्द से जल्द उसके दिल में जगह बनाना चाहता था। अरे छोड़ दो उसे, नीचे उतार दो, उतारो नीचे। अब्बास ने चारों गार्ड्स की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा। उन चारों ने उसकी आवाज सुनते ही लकी को फिर से नीचे रख दिया। लकी जैसे ही नीचे उतरा और अपने पैरों के ऊपर खड़ा हुआ तो वो भागता हुआ फिर से शहनाज यानी कि राधिका की दिशा में आने लगा। राधिका! इधर जैसे ही शहनाज ने उसे अपनी तरफ आते हुए देखा वो भागकर अब्बास के पीछे जाकर छिप गई। वो लकी से अभी भी घबरा रही थी और उसकी घबराहट की वजह अब्बास को सुकून दे रही थी। उसे लग रहा था कि ये उसके लिए एक अच्छा संकेत था। रुक जाओ, वहीं रुको। अब्बास ने अपना हाथ उठाया और लकी को बीच में ही रोकते हुए कहा। इसके बाद उसने गहरी सांस ली और लकी की आंखों में आंखें डालकर बोला, देखो, मैं तुम्हें फिर से ये बात बता देना चाहता हूं, ये राधिका नहीं है, इसका नाम है शहनाज। तुम्हें कोई भ्रम हो गया है, लेकिन किसी भी तरह के भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये राधिका नहीं है,
मेरी बात समझ में आई? समझ रहे हो ना? लेकिन लकी उसकी दिशा में नहीं देख रहा था। वो तो अब्बास के पीछे छिपी हुई राधिका को देख रहा था। वो उसे देखकर काफी उदास महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राधिका को आखिर ये मान लेने में क्या दिक्कत थी कि वो राधिका ही थी और कोई नहीं। इसका लकी के ऊपर बहुत गंदा असर पड़ रहा था। इसके अलावा वो लकी को पूरी तरह से कैसे भूल सकती थी। लेकिन फिर लकी को यह लग रहा था कि अगर उसे इस होटल में अभी कुछ देर के लिए टिके रहना था तो उसके पास में अब्बास की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लकी ने और एक बार शहनाज की तरफ देखा और फिर अब्बास की तरफ देखकर हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, अब एक बार और मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो शहनाज कितनी डरी हुई, देख रहे हो ना? तुम उसे और मत डराओ और चाहो तो हमारे साथ आकर खाना खा सकते हो। अब्बास ने लकी की आंखों में देखते हुए कहा और फिर शहनाज को लेकर होटल के अंदर दाखिल हो गया। लेकिन इतनी देर में भी लकी की नजर शहनाज के शरीर पर से हटने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। और जब वो अब्बास और शहनाज के साथ में एक ही टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था तो सब लोगों की नजर बस उन तीनों को घूरे जा रही थी। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता था। जो तुम्हें मंगवाना है ना मंगवा लो। देखो तुम्हें पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैं और शहनाज तुम्हें अपनी तरफ से ट्रीट दे रहे हैं, इसलिए दिल खोल कर खाओ। अब्बास ने लकी से कहा और फिर वेटर को बुला लिया। वेटर ने उसकी तरफ देखा और फिर उससे ऑर्डर लेने के लिए पूछने लगा। इधर अब्बास को इस बात की बड़ी खुशी हो रही थी कि कम से कम वो लकी जैसे बेवकूफ का इस्तेमाल करके अपना इंप्रेशन शहनाज के ऊपर तो अच्छा जमा सकता था। लेकिन लकी का ध्यान ऑर्डर के ऊपर नहीं था। वो तो अभी भी राधिका यानी कि शहनाज को देख रहा था और उसने उससे पूछा, शहनाज तुम सच में मुझे नहीं पहचानती? क्या तुम खाना नहीं है तुम्हें? हाँ? अब्बास ने इतना सुनते ही गुस्से में लकी की तरफ देखते हुए कहा। वो सच में एक बहुत जिद्दी लड़का था। ऐसे में अब्बास को उसके ऊपर फिर से गुस्सा आने लगा। शहनाज ने एक बार के लिए अब्बास को देखा और अब्बास ने उसके बाद कुछ नहीं कहा। उसके बाद शहनाज ने लकी की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, देखो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं आज से पहले मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। मेरा नाम शहनाज है, राधिका नहीं। भले ही शहनाज ने लकी को यह नहीं बताया कि उसकी याददाश्त चली गई थी। उसकी नजर में लकी एक अजनबी इंसान था और उसे अजनबी लोगों से बात करने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। अब इधर लकी फिर से खोया खोया सा महसूस करने लगा। वो देख पा रहा था कि शहनाज की आंखों में यह सब कहने के बाद जरा भी मलाल नहीं था। वो देख रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो राधिका नहीं थी। लकी के दिल में पहली बार इस तरह का ख्याल उपजा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक जैसे दिखने वाले दो लोग एक ही उम्र के कैसे हो सकते थे। उसे फिर से लगने लगा कि राधिका उसकी परीक्षा लेने की कोशिश कर रही थी। लकी को लगने लगा कि शायद वो उसकी परीक्षा ही ले रही थी। तुम ऑर्डर नहीं दे रहे? भूख नहीं लगी क्या? देखो अगर भूख नहीं लगी है तो उठो और निकलो यहाँ से। मेरा और शहनाज के बीच में जो मीटिंग है ना, प्लीज खराब मत करो इसे। बीच में अब्बास ने थोड़े से कड़वे लहजे में लकी से कहा, देखो चिंता मत करो, ये तुम्हारे साथ ना डेट नहीं करने वाली। ये सिर्फ तुम्हारे साथ खाना खाने आई है। इससे ज्यादा ये तुम्हारे साथ कुछ करने वाली नहीं है। लकी ने अब्बास को जवाब देते हुए कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे इस तरह बात करो? अब्बास को लकी का ये लहजा सुनने के बाद गुस्सा आ गया। लकी वैसे भी एक सड़क छाप सा आदमी दिखाई दे रहा था और ऐसे में इतने बड़े आदमी के सामने उसी के टेबल पर बैठकर उस तरह की बातें कैसे कर सकता था। वो अब्बास को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही अब्बास चिल्लाया, अचानक से उसे एहसास हुआ उसने शहनाज को डरा दिया। इसलिए उसने शहनाज की तरफ देखा और बोला, शहनाज मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें डरा दिया। मैं सच बता रहा हूं, ये तुम्हें डेट नहीं करने वाली है, क्योंकि तुम इससे ना डिजर्व नहीं करते हो, समझे? लकी ने फिर से उसे कहा। अब्बास को फिर से गुस्सा आने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अब्बास फिर से लकी को उठाकर यहां से बाहर फेंकवा देता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? अब्बास ने जब लकी को दरवाजे के बाहर खड़ा देखा तो उसे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैनेजर की मदद से उसने उठवा लिया था और पिटवाने भी लगा था, लेकिन इतने में शहनाज बाहर आ गई और उसकी शक्ल पर लकी के लिए अब्बास रुक गया था। इसके बाद शहनाज को खुश करने के लिए उसने लकी को अपने साथ बैठने को कह दिया, लेकिन लकी वहां भी सिर्फ राधिका के लिए ही बात किए जा रहा था। इस बात पर अब्बास और लकी में लड़ाई भी हो गई। मैं जो कह रहा हूं ना, बिल्कुल सही कह रहा हूं। तुम इस लड़की के तो लायक ही नहीं हो। लकी ने फिर से कहा, एक शब्द और बोला ना, जान ले लूंगा।
अब्बास ने गुर्राते हुए कहा। इतने में ये सब देखकर शहनाज थोड़ा डर गई। तुम ठीक हो? लकी ने उसकी चिंता करते हुए पूछा। अरे अच्छा, तुम्हें बड़ी परवाह है ना शहनाज की। अरे हाँ शहनाज, मैंने तुम्हारे गार्ड से सुना कि आदमी आजकल तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार करता है। ये सिर्फ तुम्हें देखने के लिए अपना सारा काम काज छोड़ कर ना आ जाता है वहां पे। लेकिन मैं जानता हूं ये जो तुमसे चाहता है ना, ये तुमसे हो नहीं पाएगा। कितना बेकार बात है ना। आदमी को अपनी औकात के हिसाब से सब कुछ मांगना चाहिए। जैसे ही वहां बैठे दूसरे लोगों ने इस खबर को सुना तो उनके कान खड़े हो गए और सब के सब उन लोगों को देखने लगे। मैं शहनाज को बहुत पसंद करता हूं और ये बात उन्हें मनवाना चाहता हूं कि वो राधिका है, तो इसमें दिक्कत क्या है? लकी ने बोला। लेकिन लकी की ये बात सुनते ही फिर वहां बैठे सब लोग उसके ऊपर हंसने लगे। अरे सुनना, तूने सुना? ये लड़का इन मोहतरमा के पीछे पड़ा है। साला फटीचर कहीं का, जानता नहीं है जिस परिवार की लड़की को पसंद कर रहा है वो अपने आप में कितना बड़ा परिवार है। हाँ, पर हो सकता है कि जब से दर्शन जी ने लोगों के बीच में ये बात रखी है कि वो शहनाज की शादी करवाना चाहते हैं, तब से उनके घर के आसपास वैसे भी लड़कों की तो लाइन लगी हुई है। मैं रोज देखता हूँ कितने भी लड़के तो जीव लड़काए बैठे हुए हैं। ये देखो पास ही कल मैंने देखा एक लड़का 4-5 लड़कों के साथ आकर चक्कर काट रहा था घर के। अब लेकिन वो सिर्फ आगे नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि शहनाज का परिवार कितना बड़ा है और मजबूत परिवार है। अब ऐसे में इस फटीचर को लग रहा है कि इसका नंबर आ जाएगा। अरे भाई, लॉटरी नहीं है शादी, समझे? और मुझे न लगता है ना कि तुम्हें समाज में लोगों ने इतना ज्यादा दबाया है ना कि तुम पागल हो गए हो। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारे लिए। अब्बास ने भी लकी के ऊपर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा और वो हंसते हुए उसे देखे जा रहा था। इतने में उसने फिर से मैनेजर को अपने पास बुलाया और बोला, सुनो, इस आदमी को यहां से अभी के अभी बाहर निकालो। मैं और शहनाज तो सोच रहे हैं कि गरीब आदमी है, पेट भर खाना खा लेगा तो इसका दिमाग शांत हो जाएगा, लेकिन आदमी तो एक नंबर का पागल ही है। ये बिना मतलब का बहस किए जा रहा है। इतने में मैनेजर ने फिर से अपने कुछ गार्ड्स को लकी को बाहर निकालने के लिए बुला लिया। मैं यहां तुमसे नहीं, शहनाज से बात करने के लिए बैठा हूं और शहनाज ने अभी तक अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला है। क्या तुम उन्हें बोलने का मौका नहीं दोगे? लकी ने भी तेज आवाज में पूछा और फिर उसने शहनाज की तरफ देखा और बोला, शहनाज, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? अच्छा, तो अब तुम्हें शहनाज के मुंह से ये सुनना है जो मैंने तुमसे कहा। कितना बेशर्म आदमी है यार। शहनाज, अब जरा तुम इस आदमी को यहां से उठने के लिए बोल दो यार, वरना मैं इसका ना कॉफिन यहीं उठवा दूंगा, कसम से बता रहा हूं। अब्बास ने फिर से शहनाज की तरफ देखते हुए कहा। सब लोगों की आंखें अब शहनाज के ऊपर जाकर टिक गई थी। हर कोई बस उसे ही देखे जा रहा था। कुछ लोग तो अपनी मूंछों पे हंसे जा रहे थे। वो देख रहे थे कि लड़का कितना फटीचर था और लड़की इतनी रईस। ऐसे में लड़की क्या जवाब देने वाली थी, इस बात का अंदाजा तो सभी लोगों को था। कर सकते हैं, शहनाज ने धीरे से कहा। वो लकी की आंखों में उसकी दृढ़ता को देख पा रही थी। उस लड़के की आंखों में एक तरह की जिद थी जिससे शहनाज भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी और ना ही वो ये भी देख सकती थी कि वहां पर बैठे जो लोग मजाक उड़ा रहे थे उसका लकी को बुरा लग रहा था। उसके अलावा उसने शिरीन को बहुत ही मुश्किल वक्त से बचाया था और इसलिए शहनाज के दिल में उसके लिए थोड़ी सी दया जाग गई थी। जैसे ही शहनाज ने अपनी बात रखी तो बाकी लोग हक्के बक्के रह गए और बस उसे देखे जा रहे थे। उसके बाद वो लोग बारी बारी से अब्बास का चेहरा देख रहे थे। क्या शहनाज, ये तुम आदमी से बात? अब्बास खुद भी शहनाज को चौंकी हुई नजरों से देख रहा था, लेकिन वो इसमें और ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता था। फिर उसने आसपास के लोगों को देखा तो पाया कि उनके चेहरे पर हंसी चिपक गई थी। अब सब लोग अब्बास पर हंस रहे थे। मैंने कभी अपना बॉयफ्रेंड चुनने में किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी है। ये भी एक लड़का और मुझसे बात कर सकता है, मुझे मना सकता है। हाँ, मैं इसकी बात सुनकर मानूंगी या नहीं मानूंगी ये अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं इसको बात करने का मौका ही नहीं दूं। शहनाज ने बाकी लोगों से कहा। जैसे ही अब्बास ने शहनाज के मुंह से वो शब्द सुने तो शहनाज की बात के पीछे छिपे हुए मतलब को समझ गया। वो सिर्फ उस आदमी के ऊपर दया दिखाने की कोशिश कर रही थी और वो नहीं चाहती थी कि अब इस आदमी की लोगों के बीच में और बेइज्जती हो।
ये सब सोचकर वो और सुकून में आ गया। फिर उसने लकी की तरफ देखा और बोला, हाँ तो अब जब शहनाज ने कह दिया है तो तुम उससे बात कर सकते हो, तो मेरे पास और कुछ कहने को बाकी नहीं रह गया। अब अच्छी बात है कि तुम खुद भी एक आदमी हो और इनसे बात कर सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब समझ नहीं बैठना कि तुम्हारे अंदर कुछ खास बात है। मैं खुद भी शहनाज को पसंद करता हूँ, उससे बात करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन क्या है कि मैं इस लड़के की तरह चेप नहीं हूँ। वैसे भी मुझे मालूम है कि इन दोनों के बीच बातचीत से कुछ निकल कर आने वाला नहीं है, अब्बास ने कहा। बाकी लोगों ने जब उसकी बात सुनी तो हाँ में अपना सिर हिला दिया। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि शहनाज जैसी कोई लड़की तुम्हारे साथ आए तो तुम्हारे अंदर इतनी तो ताकत होनी चाहिए कि तुम उसे अपने साथ लेकर आ सको। अगर वो तुम्हारे साथ आ भी जाएगी ना तो तुम उसका खर्च तो नहीं उठा सकते हो, समझे क्या? अब्बास ने कहा। तुमने जितना सोचा नहीं होगा ना, उससे ज्यादा पैसे हैं मेरे पास, और इसका ध्यान कैसे रखना है ना, ये मुझे तुमसे सीखने की तो खैर जरूरत नहीं है, लकी ने कहा। ये सुनते ही अब्बास एक पल के लिए तो सन्न रह गया, लेकिन अगले ही पल उसे इतनी जोर से हंसी आई कि वो तालियां पीट पीट कर हंसने लगा। अच्छा, अगर तुम अभी अपनी जेब से ना 1000 रुपए भी निकाल कर दिखा दो ना, तो मैं तुम बात मान जाऊंगा कि तुम्हारे पास मेरे से ज्यादा पैसे हैं। बोलो दम है, निकाल पाओगे? अब्बास ने कहा। मैं इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, वो बीच में ही अटक गया। अचानक से उसे याद आया कि उसका बैंक का कार्ड उसके घर वालों ने कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया था, और उसके अलावा उसके हाथ में और पैसे नहीं थे। बोलो ना, चलो कोई बात नहीं, कैश नहीं है तो खाते में तो दिखा दो, या फिर 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा है ना। हाँ चलो 500 ही दिखा दो। जब अब्बास ने लकी को इस तरह से वहां पर सिर्फ खड़ा हुआ देखा तो हंसने लगा। दरअसल बात यह है कि मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है और अभी मैं उससे कोई पैसा नहीं निकाल सकता हूं, लकी ने कहा, और फिर माफी भरी नजरों से शहनाज की तरफ देखने लगा। अरे बाप रे बाप, हो सकता है इस लड़के का अकाउंट इसलिए फ्रीज हो गया हो क्योंकि इसने कहीं पर पेमेंट ही ना किया हो। हाँ हाँ, अब ऐसे में तो इसका और अब्बास का तो कोई मुकाबला नहीं है, ये उसके सामने कहां खड़ा हो सकता है। लकी उन सब लोगों की बात सुन रहा था जो उसके सामने इस तरह की बात कर रहे थे। उन्हें खुद भी लकी परेशान नजर आ रहा था, और उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे खाते में खूब सारा रुपया है, लेकिन बस बात इतनी है कि मेरा खाता फ्रीज हो चुका है। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं कि तुम्हारा खाता फ्रीज हो चुका है, तुम्हारे खाते में खूब सारे पैसे होंगे, ठीक है। अब्बास ने उसे ऐसे चिढ़ाया जैसे वो किसी बच्चे से बात कर रहा हो। जैसे ही उसने इतनी बात की और उसके बाद लोगों को उसने देखा तो सब लोग हंसने लगे, लेकिन लकी को उन सब लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन उसने एक बार के लिए शहनाज को देखा और फिर उसने उससे अपनी नजरें हटा ली। लकी काफी घबरा गया था। शहनाज को लग रहा था कि लकी झूठ बोल रहा था। अगर तुम शहनाज के पीछे पड़े हुए हो तो कम से कम तुम्हारी जेब में इतना पैसा तो होना चाहिए ना कि तुम उन्हें ठीक से खाना खिला सको। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा दिमाग ही ठीक नहीं है। अब तुम खुद बताओ कि बिना पैसों के तुम शहनाज को क्या खिला पाओगे भाई? अब्बास ने फिर से लकी को छेड़ते हुए कहा, मैं उन्हें अच्छे से खिला सकता हूं, तुम्हें इस बात की ना परवाह करने की जरूरत नहीं है, समझे? लकी ने फिर से गुस्से में कहा। बहुत अच्छी बात है ये तो। चलो अब तुम जब कह ही रहे हो तो तुम अपनी तरफ से शहनाज को डिनर पर इनवाइट कर सकते हो। वैसे भी मेरे साथ तो अभी तक शहनाज ने कुछ ज्यादा खाया नहीं है, तो बोलो क्या तुम उन्हें खिला सकते हो? और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो अपनी तशरीफ उठाओ और यहाँ से अपने कमरे के लिए रवाना हो जाओ, समझे क्या? अब्बास ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहा, वो मैं लकी ने तुरंत अपनी जेब को टटोला। उसकी जेब में इस वक्त सिर्फ 10 रुपए बचे थे। वो खुद 10 रुपए में इस बिल्डिंग में तो क्या, इस बिल्डिंग के बाहर भी नहीं खा सकता था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। जब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं रह गया तो लकी ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाले और वो बस वहां से उठने ही वाला था। फिर लकी अपनी जगह से खड़ा हुआ कि सब लोग समझ गए कि वो जाने वाला था। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लकी ने कहा। उसने ये बात सबको सुनाते हुए कही। भले ही उसके पास जमाने भर की दौलत थी, लेकिन फिर भी वो शहनाज के सामने इस तरह से बेबस सा खड़ा नहीं रह सकता था। वो अपने आप को उसके सामने सच्चा साबित करना चाहता था, इसलिए उसने शहनाज की ओर देखा और बोला, मेरा इंतजार करना शहनाज, मैं वापस आऊंगा और तुम्हें इससे भी अच्छा खाना खिलाऊंगा। इसके बाद लकी अब्बास की तरफ घूमा और बोला, अबे तुम इसे खिला सकते हो, लेकिन मैं वापस आऊंगा और इसे तुमसे भी अच्छा खाना खिलाऊंगा।
इतना बार कहने के बाद लकी पलटा और बिल्डिंग से बाहर आ गया। फिर उसने अपना फोन निकाला और तुरंत रुस्तम को फोन मिला दिया। अब वो सिर्फ और सिर्फ रुस्तम से ही इस बात की मदद मांग सकता था कि उसके परिवार वाले उसके ऊपर वो बैन हटा दें ताकि वो राधिका को अच्छे से अच्छा खाना खिला सके। लेकिन रुस्तम का फोन बिजी ट्यून सुनाई दे रहा था। लकी ने 3 बार उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन रुस्तम ने उसका फोन नहीं उठाया। इसके बाद लकी ने वसीम को भी किया, लेकिन यहां तक कि काशीनाथ को भी, लेकिन रुस्तम की तरह किसी ने भी उसका फोन नहीं उठाया। रुस्तम ने यह बात पहले ही लकी के सामने साफ कर दी थी कि जब तक वो राधिका की तलाश में लगा रहेगा तब तक परिवार वाले और परिवार वालों से जुड़े लोग उसकी मदद नहीं करेंगे। लकी के परिवार का डिसिप्लिन बहुत मजबूत था और कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता था। वैसे भी वो लोग लकी के कारोबार में छोटा मोटा काम संभालते थे, ऐसे में वो परिवार की कही बात का कैसे उल्लंघन कर सकते थे। लेकिन लकी इस बात पर बहुत गुस्सा हो रहा था और उसने अपने सामने बनी दीवार पर मुक्का मारा। हालांकि उसे अपने हाथ में इतना दर्द नहीं हो रहा था जितना कि उसे अपने दिल में हो रहा था। अब आगे क्या होने वाला था, कैसे मनाता लकी शहनाज को, आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। लकी और अब्बास के बीच में जोरदार बहस शुरू हो चुकी थी। वो उसे वहां से भगाने की कोशिश में लगा था, लेकिन लकी भी इतनी जल्दी शहनाज को छोड़कर जाने वाला नहीं था। आखिर में अब्बास ने उसे शहनाज को खाना खिलाने का चैलेंज दिया तो लकी की हालत खराब हो गई। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो उठकर बाहर आ गया। बाहर आकर उसने रुस्तम को, वसीम को, यहां तक कि काशीनाथ को भी फोन किया, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने के लिए राजी नहीं था। जब किसी ने उसका फोन नहीं उठाया तो लकी को गुस्सा आने लगा। लकी सिर्फ अपनी किस्मत को कोसे जा रहा था। जब राधिका नहीं थी तो उसके पास ढेर सारा पैसा था, लेकिन जैसे ही राधिका उसकी जीवन में वापस आई तो अब उसके पास पैसे नहीं रहे। वो राधिका को खाना नहीं खिला सकता था। लकी अपने बिल्डिंग से बाहर आ गया। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी और छटपटाहट महसूस हो रही थी। उसे अपनी जेब में रखा 10 रुपए का नोट बाहर निकालने का मन किया। उसने उस नोट को देखकर बुरा लग रहा था। अग्रवाल परिवार के वारिस की जेब में सिर्फ 10 रुपए बाकी रह गए थे। भुट्टे ले लो, भुट्टे, गर्मा गर्म भुट्टे, भुट्टे खा लो। तभी लकी को किसी की आवाज आई। वो आवाज किसी औरत की थी। होटल के पास वाले चौराहे पर से वो आवाज आ रही थी। उसने देखा कि वहां पर पाल बांधकर एक लड़की सिगड़ी पर भुट्टे सेक रही थी। उसके आसपास कुछ एक लोग खड़े थे। हल्की बारिश की वजह से वो भीग गई थी। लकी के दिमाग में उसे देखकर किसी का नहीं बल्कि राधिका की मां का ही ख्याल आया। जब यशोदा जी दिल्ली आई तो लकी ने उन्हें विश्राम गेस्ट हाउस में कमरा दिलवाने में उनकी मदद की थी। तब उन्होंने लकी को राधिका से जुड़ा एक किस्सा सुनाया था। वो किस्सा राधिका के बचपन का था। यशोदा ने बताया था कि जब राधिका छोटी थी तो यशोदा को खेत पर काम करने के लिए जाना होता था और ऐसे में वो राधिका को अकेले घर पर छोड़ जाती थी। तब राधिका भी छोटी ही थी और उसने जितनी समझ नहीं थी। उसने बाकी बच्चों से सुना था कि उनके माँ बाप उन्हें कचौरी, समोसे और महंगी मिठाई खिलाने के लिए बाहर ले जाया करते थे। वो बताते थे कि गांव में जो मिठाई मिलती थी वो बहुत ही टेस्टी होती थी, लेकिन राधिका कभी उस मिठाई का स्वाद नहीं चख पाई। एक दिन जब वो वापस अपने घर आई तो उसने यशोदा से जिद करते हुए कहा कि उसे भी बाकी बच्चों की तरह मिठाई खानी है। उसने यशोदा से जिद की कि वो अभी की अभी उसे मिठाई खिलाए। बेटा, मेरी बात तो समझ, मैं तेरे लिए अभी मिठाई नहीं खरीद सकती हूँ, उसमें और हमें बहुत फर्क है बेटा। यशोदा ने राधिका को समझाने की कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन वो समझने को राजी नहीं थी। फिर आखिर में जब वो नहीं मानी तो जैसा हो सका उसके लिए एक पीस गुलाब जामुन यशोदा लेकर आ गई थी। राधिका ने उसे खाया तो उसे बहुत अच्छा लगा। जैसे बच्चे बताते थे उसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही था। उसके बाद से वो यशोदा से जिद करने लगी कि उसे हर हफ्ते एक मिठाई खानी है और वो उसे हर हफ्ते एक मिठाई ला कर देती। एक दिन फिर ऐसा हुआ कि बारिश होने की वजह से राधिका अपने टीचर और बाकी बच्चों के साथ शहीदों की मीनार देखने के लिए गई थी। उसने देखा कि वहां उसकी माँ बैठी हुई थी जो वहां घर में भुट्टे बेच रही थी। फिर उसने उसकी टीचर से उसे बताया कि एक भुट्टा सिर्फ 1 रुपए में आता है, जबकि एक गुलाब जामुन 4 रुपए में आता है। ये सुनकर राधिका की आंखों से आंसू आ गए। वो बुरी बुरी तरह से रोई जा रही थी। वो भागकर अपनी माँ के पास आ गई और उसे कसकर गले लगा लिया। आखिर में उसने खुद भी अपनी माँ के साथ बैठ भुट्टे बेचने शुरू कर दिए। अब राधिका के लिए उस मिठाई में कुछ स्वाद बाकी नहीं रह गया था।
वो अपनी माँ की मेहनत की कमाई इस तरह से उड़ा नहीं सकती थी। वो अपनी चाह से भुट्टे बेचने लगी थी। अब भुट्टे में ही उसे मिठास लगने लगी जो अक्सर मिठाई में उसे मिला करती, और कभी कभी तो उन्हें खाकर रोने भी लगती थी। जब लकी को यह घटना दोबारा याद आई तो वो खुद भी उस भुट्टे वाली के पास गया। लो बाबूजी, गर्म भुट्टे ताजे हैं, अभी सिके, बहुत मीठे हैं। जैसे ही उस औरत ने लकी के पैरों की आवाज सुनी तो वो बिना देखे उसकी तरफ देखने लगी और उस भुट्टे के बारे में बताने लगी। लकी ने आखिर में 10 रुपए देकर 2 कच्चे भुट्टे खरीद लिए। हालांकि एक भुट्टे की कीमत 20 रुपए थी, लेकिन लकी को कम से कम 2 की जरूरत थी, इसलिए उसने अपनी घड़ी उस औरत को दे दी। मैं जब अगली बार आऊंगा ना तो आपको पैसे दे दूंगा और ये घड़ी आपसे वापस ले लूंगा, लकी ने कहा। उसकी आंखें देखकर वो औरत भी समझ गई कि लकी को सच में भुट्टों की जरूरत थी। उसने हाँ कर दी और फिर लकी अपने साथ भुट्टे लेकर फिर से उस बिल्डिंग में आ गया। अरे ये तो वापस आ गया, ये पैसे लेकर आया है। खैर लाया भी होगा तो कितना, यहाँ तो एक आदमी का खाना भी 1500 से नीचे नहीं बैठता, फिर ये तो 2 लोग हैं। अरे ये अपने साथ कौन लेकर क्यों आया है? सब लोगों ने लकी को जब वापस आते देखा तो वो हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लकी अपने साथ भुट्टे लेकर क्यों आ रहा था। तुम काफी देर से इंतजार कर रही थी ना, लकी ने शहनाज की तरफ देखते हुए कहा। क्या बात है बे, इतनी देर लगा दी आने में और लेकर आए हो तो क्या भुट्टा? अब तुम चाहते हो कि शहनाज ये सड़क छाप भुट्टे खाए तुम्हारे साथ? हाँ, अब्बास ने जब लकी के हाथ में भुट्टे देखे तो वो उसे ताना मारने लगा। तुमसे कहा था ना कि तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शहनाज को यह पसंद है, मैं जानता हूं। मैनेजर साहब, क्या आप मुझे अपना कुकर इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं? लकी ने मैनेजर से पूछा। मैनेजर साहब, अब जब इस लड़के ने इतनी मेहनत करी ली है तो मुझे लगता है कि इसे मेहनत पूरी करने देनी चाहिए, ठीक है? अब्बास ने शहनाज की तरफ देखते हुए कहा। शहनाज, तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं है, चलो मुझे खाना बनाने आता है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लाता हूँ, अब्बास ने कहा। और इसके बाद लकी और अब्बास बिल्डिंग के बाहर बनी हुई रसोई में चले गए। लगभग आधे घंटे के बाद ही वो लोग एक एक करके बाहर आ गए। दोनों के हाथ में एक एक प्लेट थी और उन्होंने अपने प्लेट में शहनाज के सामने रख दी। लकी के प्लेट में उबला हुआ भुट्टा था, जबकि अब्बास की प्लेट में फ्राइड कॉर्न विद फिश थी। अरे बाप रे, ये कैसा आदमी है ये? इसने तो शहनाज मैडम को भुट्टे खिलाने के लिए बुलाया। सच में बहुत बुरी बात है। मैंने तो कभी सोचा नहीं कि अब्बास जो कितना स्मार्ट है उसे खाना बनाना भी आता है यार। देखो प्लेट कितनी सुंदर लग रही है, उसमें से तो खुशबू भी इतनी सुंदर आ रही है। हाँ, और इसकी प्लेट देखो एक बार, सिर्फ उबला हुआ भुट्टा लेकर आए। पागल आदमी कहीं का। शहनाज, सबसे पहले तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का तुम्हें इतनी देर तक भूखा रख देगा, उसके बाद भी खाने के लिए सिर्फ भुट्टे लेकर आएगा। अगर तुम ये सब नहीं खाना चाहती हो तो कह सकती हो, इसमें किसी तरह की जबरदस्ती नहीं है। वैसे मेरे प्लेट में जो मैंने डिश बनाई ना काफी अच्छी है, तुम इसे एक बार ट्राई करके देख सकती हो, अब्बास ने एक मुस्कान के साथ कहा। उसने फिर शहनाज के जायके के बारे में काफी सारी जानकारी निकाल ली थी। उसे यहाँ मछली खाना काफी अच्छा लगता था। शहनाज अपने आप में ही कुछ बड़बड़ा रही थी। वो लकी की तरफ देख तक नहीं रही थी। शायद उसे ऐसा लग रहा था जैसे लकी उसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। शहनाज ने अपनी चम्मच उठाई और फिर अब्बास की प्लेट में जो था उसे खाने लगी। उसने धीरे से उसे चबाना शुरू किया और फिर उसे निकल गई। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये सच में बहुत अच्छा बना है, मुझे ये बहुत पसंद आया। इस तारीफ को सुनते ही अब्बास मानो चांद पर पहुंच गया और उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी परी ने उसकी तारीफ कर दी थी। अब्बास ने जवाब में कहा, थैंक यू शहनाज, मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी डिश पसंद आई है। मुझे सच में ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। वैसे अगर तुम चाहो तो इसे पूरा खत्म कर सकती हो, तुम्हें ये उबले हुए कॉर्न खाने की ना जरूरत नहीं है, अब्बास ने कहा और लकी की तरफ देखने लगा। इधर बाकी लोग जो शहनाज को देख रहे थे वो यही कह रहे थे कि शहनाज सच में काफी अच्छी लड़की थी और उसे अब्बास को ही अपना जीवन साथी चुन लेना चाहिए। लेकिन शहनाज को लगा कि उसे लकी को भी एक मौका देना चाहिए था। आखिर भुट्टे लेकर तो वो आया ही था। भले ही उसे ये भुट्टा खाने का जरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने बेमन एक चम्मच दाना उठा लिया। उसने उन्हें चबाया तो सच में काफी मीठी और मुलायम थे वो। शहनाज, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो छोड़ दो,
या डस्टबिन में मंगवा दो, मैं डाल देता हूँ। वैसे भी पता नहीं कहाँ से लेकर आया होगा और उसने ठीक से उसे वॉश भी किया या नहीं। हो सकता है इसमें पेस्टिसाइड्स में यार। अब्बास ने शहनाज को चिताते हुए कहा, लेकिन शहनाज उसकी बातें नहीं सुन रही थी। उसने फिर एक और चम्मच भरी और फिर एक और चम्मच और फिर उसने पानी पिया और ना जाने उसकी आंखों से आंसू आने लगे। लोग इस दृश्य को देख रहे थे और फिर वो एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शहनाज को क्या हो गया। शहनाज क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अब्बास ने प्यार से पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ भुट्टे खाने की वजह से उसे रोना कैसे आ सकता था। मुझे नहीं पता, जब मैंने खाया तो मुझे अंदर से बहुत बुरा महसूस होने लगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैंने कुछ बहुत गलत कर दिया था और और वो कहते हुए फिर से रोने लगी। शहनाज ने उसे नीचे रखा और अपने हाथों से आंसू पोंछने लगी। शहनाज जी, आपको इन दोनों में से ज्यादा कौन सी डिश पसंद आई? अचानक से एक देखने वाले ने पूछा। क्या ये पूछना जरूरी है? तुम भुट्टे का कंपैरिजन अब्बास की डिश के साथ कर रहे हो। अब्बास भाई जीत गए हैं। वो वैसे भी इसके भुट्टे खाने के बाद तो शहनाज मैडम की आंसुओं से आंसू आ गए। मेरा बस चले तो मैं तो इस आदमी को यहां से बाहर फेंका दूं। हट। मुझे इतने में शहनाज की आवाज आई और उसकी आवाज सुनते ही सब लोग शांत हो गए। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अब्बास ने अपने हाथ ऊपर उठाकर सबको शांत करवा दिया। लकी का ध्यान सिर्फ शहनाज की होठों पर था। शहनाज ने लकी की तरफ देखा और कहा, मुझे ये बॉइल्ड कॉर्न ज्यादा पसंद आया है। क्या आप सच कह रही हैं? आपको ये बॉइल्ड कॉर्न ज्यादा पसंद आया? मेरी बनाई डिश आपको अच्छी नहीं लगी? अब्बास ने जैसे ही शहनाज की बात सुनी तो उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ, जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि लकी का भुट्टा उसकी डिश के आगे टिक भी नहीं सकता था, तो फिर जीत कैसे गया? बाकी लोग भी शहनाज का ऐसा जवाब सुनकर चौंक गए और वो इसी बारे में बात कर रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। राधिका, अब जरा एक बार के लिए याद करने की कोशिश करो। तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि तुम्हें भुट्टे बहुत पसंद है और इसी वजह से एक बार तुम खूब रोई भी थी। अब क्या तुम इस बात पर विश्वास नहीं करोगी? तुम और कोई नहीं बल्कि राधिका हो। जैसे ही लकी ने उसके मुंह से सुना कि उसे भुट्टे बहुत पसंद आए थे तो अब उसे यह भी विश्वास होने लगा कि वो राधिका ही थी। इधर शहनाज उसकी बात सुनकर एक पल के लिए बुत बंद कर बैठ गई। फिर अचानक से वो अपनी जगह खड़ी हुई और धीरे से लकी की तरफ बढ़ने लगी। बाकी सब लोग उसे लकी की तरफ जाता देख रहे थे और वो चौंक गए थे। इधर शहनाज की मुट्ठी बंद नजर आ रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में शहनाज को कुछ याद आ गया जो लकी उसे बता रहा था, या फिर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब?